बाजुओं पे हमें है एतबार, अरे हम किसी की ताकत देखकर शायदा नहीं हुए, ठीक है। और मकसद है हमारा सिर्फ और सिर्फ जीतना, अरे हम हारने के वास्ते पैदा नहीं हुए। और मैं ना गिरा हूं कभी, ना मेरी कभी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा कभी, ना मेरी उम्मीदों के कभी मीनार गिरे। लेकिन ये बात तय है कि जो लोग मुझे गिराने में लगे हुए थे वो खुद कई बार गिरे। कपड़ा है और कपड़े के ऊपर मैंने गिलास ला के रख दिया। और एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए भाई मैं इसके अंदर थोड़ा सा भर देता हूँ पानी। यारो 3, 2, 1। क्या बात है, क्या बात है। आओ जरा मैं अब कुछ और करके देखता हूँ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अरे ऐसे अगर मैं करके देखूं तो क्या हो पाएगा कि अगर तुमने सामने वाले के एक लगाया थप्पड़ तो ये बात तय है कि भैया सामने वाला भी उसी स्पीड में उसी फ्लो के साथ तुम्हारे एक थप्पड़ जरूर लगाएगा। मतलब हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है और इसी को हम कहते हैं न्यूटन का हमारा थर्ड लॉ। तरह से यहाँ पर मैंने स्क्रू लगा दिया एप्पल के अंदर, और अगर इस जादुई हथौड़े से अगर मैंने इसके ऊपर ऐसे मारना शुरू करा और देखते जाना भाई ये क्या हो रहा है, अरे कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। और मैंने क्या करा, मैंने इस थ्रेड को एक दूसरे एंड से भी बांध दिया। अब देखो मैंने यहाँ पर एक बलून फुलाया है और देखो इस बलून को मुझे अच्छे से जरा इस टेप से कनेक्ट करना पड़ेगा ना। अब तुम तैयार हो देखने के लिए जादू? अगर मैं इस एंड से देखो इसको मैं बलून को छोड़ता हूं तो क्या होगा। 3, 2, 1। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं गारंटी दे रहा हूं, मुझे मालूम है अभी तुम सिर्फ 10th क्लास से आए हो, लेकिन मैं तुम्हें जेईई मेंस में आए हुए इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो आज के इस 1 से 1.5 घंटे के सेशन से मैं कवर कराऊंगा। तो यार बहुत मजा आने वाला है। हेलो अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू वेदांतु जेईई मेडिसिन चैनल। दोस्तों आई एम अब्दुल समद खान, तुम्हारा प्यारा एएसके सर, और बंदा हाजिर हो चुका है एक धमाकेदार तुम्हारे 10th मूविंग 11th वाले जितने भी बच्चे हैं उन सभी लोगों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए एक धमाकेदार ब्रिज सेशन के साथ। हाँ जी बच्चों, जो भी तुम में से बच्चे भाई JEE 27 के लिए एम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए भैया अब जेईई का ये जो सफर है, ये जो सुहावना सफर है, ये जो मेहनत वाला, ये जो संघर्ष भरा सफर है, ये जो शुरुआत होने वाली है, उस सफर की शुरुआत करने के लिए जो सबसे पहला तुम लोगों का पड़ाव है वो पड़ाव होता है जो जब तुम 10th क्लास से 11th क्लास में आ रहे होते हो तो तुम्हें कौन कौन सी बातें अच्छे से मालूम होनी चाहिए, कौन कौन से गड्ढे हैं जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट के खाली पड़े हैं अभी उनको तुम्हें भरना चाहिए। तब जाके तुम्हें यार 11th क्लास में एंट्री लेनी है, तभी तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा, तभी तुम्हें सीखने में चीजों को आसानी होगी और कॉन्सेप्ट तुम्हारे स्ट्रांग रहेंगे। और मैं गारंटी देता हूं बच्चों, जो आज हम पढ़ने वाले हैं है ना, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये तो तुम्हारे ऑलरेडी 11th क्लास में ये चैप्टर है ही है। तो उस चैप्टर के है ना, इस ब्रिज सेशन की हेल्प से उस चैप्टर तक के मैं तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, मुझे मालूम है अभी तुम सिर्फ 10th क्लास से आए हो, लेकिन मैं तुम्हें जेईई मेंस में आए हुए इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो आज के इस 1 से 1.5 घंटे के सेशन से मैं कवर कराऊंगा। तो यार बहुत मजा आने वाला है। क्यों मजा आने वाला है? क्योंकि हम थ्योरी तो पढ़ेंगे, हम इतने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट सीख लेंगे कि हम सारे के सारे जेईई मेंस के भी ठीक ठाक लेवल के, बहुत हाई लेवल के तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक लेवल के तुम क्वेश्चन सॉल्व तुम ही करके बताओगे। और साथ में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, चीजों को प्रैक्टिकली समझेंगे कि यार जो चीज हम थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं वो एक्चुअल में क्या किस तरह से दुनिया के अंदर काम करती है। तो यार जाहिर सी बात है तुम्हें मजा आने वाला है। तो जल्दी से फटाफट मेरे प्यारे बच्चों सेशन को है ना लाइक कर दो, ये इस चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, अगर तुम नए बच्चे हो तुम्हें नहीं मालूम तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको तुम ज्वाइन कर लो। क्योंकि ये जो सेशन में जितने भी हमारे नोट्स हैं इसकी पीडीएफ की लिंक या फिर जो भी मेरे अपकमिंग सेशन है उन सब के बारे में तुमको इस टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगा और व्हाट्सएप चैनल पर भी हम पीडीएफ भेज देते हैं, इनको तुम ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। और सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं एचपी गुरुकुल के बारे में। एचपी गुरुकुल क्या है बच्चों? एचपी गुरुकुल ये एक वो हमारा छोटा सा परिवार है जिसमें हम हर साल हजारों बच्चों को स्पेशली, मतलब एक बहुत करीबी वाला, एक ऐसा बोला जाए कि भाई 1-to-1 वाला हम उनको सेशन देते हैं जिसके अंदर हम बच्चों को गदर सीरीज देते हैं जेईई मेंस के टाइम पर, जो बहुत ही ज्यादा फेमस भी है और सबसे ज्यादा पूरे के पूरे यूट्यूब पर रिजल्ट निकालने वाली सीरीज है। और हर साल इसमें हजारों बच्चे हमसे पढ़ते हैं और उनके जेईई में इसमें रिजल्ट आते हैं। तो गदर सीरीज हम एचपी गुरुकुल के अंदर देते हैं। बाकी और जितने भी तुम्हारे
एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इंजीनियरिंग एग्जाम है, उन सबकी भी तैयारी हम कराएंगे। वो जितने भी हैं तुम देख लो, सबके नाम लिखे हुए हैं। साथ में हम जितने भी पीवाईक्यू सॉल्विंग है, माइंड मैप्स है, हर चैप्टर के वो प्रोवाइड कराते हैं, फॉर्मूला शीट देते हैं, ट्रिक्स देते हैं, और जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं जिनके बारे में तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कौन से कॉलेज में क्या पैकेज मिलता है, कौन सी ब्रांच मिलती है, क्या रैंक पर मिलेगी, क्या स्कोर आना चाहिए, तुम अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो सारी डिटेल भी हम यहाँ पर एचपी गुरुकुल के अंदर तुम लोगों को देते हैं। तो तुम इसको ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन अभी मुद्दे की जो बात है वो हमारे लिए मेरे प्यारे बच्चों ये है कि तुम आ रहे हो 10th क्लास से भैया 11th क्लास में, तो बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं आपको बता दूं पूरी की पूरी फिजिक्स में कोई सा भी चैप्टर आ जाए, कहीं ना कहीं तुम्हें मैकेनिक्स की जरूरत पड़ ही जाएगी। तुम्हें कहीं ना कहीं फोर्स के बारे में मालूम होना ही चाहिए, मोमेंटम क्या होता है ये तुमको मालूम होना ही चाहिए। ये तो बेसिक बात है। तुम कहीं पर भी जाओगे, फिजिक्स अगर है तो उसके अंदर मैकेनिक्स तो होगा, और मैकेनिक्स उसी बच्चे का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसी बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से उसको फिजिक्स तैयार हो जाएगी जिसको एनएलएम आता है, जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर आता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं बता रहा हूं, ये 1.5 घंटे का ये जो ब्रिज सेशन होने वाला है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि तुम उन बाकी सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे जो जिन्होंने ये सेशन नहीं लगाया होगा। जो पहली बार 11th क्लास में जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो तुम्हें टीचर के पढ़ाने से पहले, अब चाहे तुम जिस भी स्कूल में हो, जिस भी इंस्टीट्यूट में हो, भाई साहब तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन लगने लगेंगे, समझ रहे हो, और तुम्हें चीजों को समझने में बड़ी आसानी होगी, और मैं बड़े ही आसान तरीके से तुमको पढ़ाने वाला हूं। आओ यार, तो सबसे पहले ये जो तुम्हारा बच्चों पुल है ना, ये जो तुम्हारा ब्रिज है, कौन सा ब्रिज है, ये जो 11 से है ना, ये जो 10th क्लास से 11th क्लास में जाने वाला ब्रिज है, ये तुम वो नन्हे मुन्ने बच्चे थे, ये वो तुम नन्हे मुन्ने बच्चे थे जिसमें तुम रट रट के, है ना, क्वेश्चंस को याद कर करके, है ना, जब तुम 10th क्लास में थे, वहां से अब तुम उस क्लास में आ रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, जहां पर अब तुमको चीजों को समझना पड़ेगा। अब तुमको चीजों को समझना पड़ेगा, अब तुमको ये दिमाग लगाना पड़ेगा भाई साहब, दिमाग में से धुआं निकल जाएगा अगर तुमने जरा चीजों को अच्छे से नहीं समझा। तो अब 10th क्लास से 11th क्लास में आ रहे हो तुम, भाई साहब पढ़ाई का लेवल बिल्कुल ही अलग होने वाला है ना। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये जो ब्रिज सेशन है ना, एकदम से जो तुम्हारा लेवल उठ रहा है, ये जो ब्रिज सेशन है वो उस लेवल को भर देगा। तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, तुम एकदम से घबराओगे नहीं, यार ये क्या पढ़ना है शुरू कर दिया। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं भैया इंट्रोडक्शन, मतलब एनएलएम के सारे लॉज के बारे में, जिसमें पहला हमारा इनर्शिया हो गया, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, और बहुत सारे हम बढ़िया बढ़िया एक्सपेरिमेंट भी करेंगे जिसको देख के जाहिर सी बात है तुम्हें मजा आने वाला है ना, और भरोसा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेशन मैं तुम्हारे अंदर भर दूं, क्योंकि यार मोटिवेट होना है, क्योंकि ये जो तुम्हारी जर्नी है ये भाई साहब 2 साल की जर्नी है, ये कोई 2 दिन की जर्नी नहीं है। तो तुम्हें मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन तो तभी आएगा जब इंसान अपने अंदर से थोड़ा सा जुनूनी होगा, उसके अंदर जोश भरा हुआ होगा। तो तुम्हारे अंदर कुछ लाइनों से मैं जोश भर देना चाहता हूं, और कुछ लाइनें इस तरह है, थोड़ी सी भैया लैंग्वेज तुम संभाल लेना, थोड़ी उर्दू में है समझ में, लेकिन तुमको आ जाएगी। लाइन ये है ना, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। लाइन क्या है जरा देखते हैं, है ना, लाइन क्या है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा तुम्हें। देखो भाई, हाँ तो बच्चों वो लाइन कुछ इस तरह है कि बाजुओं पे हमें है एतबार, ठीक है, एतबार का मतलब भरोसा, और शैदा का मतलब होता है कि भाई हम घबराते नहीं है। ठीक है, तो बाजुओं पे हमें है अपनी एतबार, अरे हम किसी की ताकत देखकर शैदा नहीं हुए, है ना, घबराए नहीं। मतलब ये जो तुम्हारा जेईई मेंस का एग्जाम आने वाला है, इसको देखकर तुम्हें घबराना नहीं है कि यार इतना ढेर सारा सिलेबस है, अरे तुम्हें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। तो बाजुओं पे हमें है एतबार, अरे हम किसी की ताकत देखकर शैदा नहीं हुए। ठीक है, और मकसद है हमारा सिर्फ और सिर्फ जीतना, अरे मकसद है हमारा सिर्फ और सिर्फ जीतना, अरे हम हारने के वास्ते पैदा नहीं हुए। ठीक है, और मैं ना गिरा हूं कभी, ना मेरी कभी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा कभी, ना मेरी उम्मीदों के कभी मीनार गिरे। लेकिन ये बात तय है कि जो लोग मुझे गिराने में लगे हुए थे वो खुद कई बार गिरे। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे सामने भाई साहब रुकावटें आएंगी, परेशानी आएंगी, मैं बता रहा हूं, मुझे मालूम है कि तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप की सिचुएशन क्रिएट होंगी। याद रखना, तुम्हें नहीं गिरना है, वो सिचुएशन तुम्हारे सामने घुटने टेक देनी चाहिए। ठीक है, और यार शुरुआत करते हैं सबसे पहले, है ना, इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन क्या है भाई, हमारा मोशन
जैसे कि भाई पहले वाला ब्रिज सेशन अगर तुमने नहीं लगाया तो भाई लगा लेना, जिसमें मैंने मोशन के बारे में पढ़ाया था, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाई थी, प्रोजेक्टाइल मोशन कराया था, वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के चैप्टर में तुमको मजा आने वाला है, ठीक है। आज के सेशन में ब्रिज सेशन 2 है ना हमारा, तो इसमें तुम्हें मजा आने वाला है। तो हर तरफ मोशन तो है ही है। मोशन का मतलब मैंने बताया था कि भाई किसी भी चीज की आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो हम बोलते हैं कि यार वो चीज मोशन में होती है। तो मोशन तो हर तरफ है। अब चाहे वो आप रोड पर चल रहे हो या फिर आपका रॉकेट आसमान में है ना स्पेस में लॉन्च कर दिया जाए, तो ये सारी की सारी चीजें मोशन में ही है। अच्छा, रॉकेट किस तरह काम करता है ये भी मैं तुमको बताने वाला हूं, लेकिन वो बताऊंगा न्यूटन के थर्ड लॉ के अंदर, ठीक है। जब तक के लिए तुमको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी कुछ बातें यार तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, है ना। आसपास की तुम्हारी दुनिया की बातें हैं वो सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए। कि देखा होगा आपने कहीं ना कहीं यार, बस में तो तुम लोगों ने सफर करा ही होगा। तो और बस का जो सफर होता है वो काफी सफर देता है, ठीक है। ये सफर जो है वो सफर वाला सफर नहीं है ना, ये सफर वाला सफर है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो हमारी स्टेशनरी बस होती है, जब ये बस रुकी हुई होती है और अगर तुम बस में कभी सफर कर रहे हो, कुछ ज्यादा ही सफर कर रहे हो कि तुम्हें सीट तक नहीं मिली हो, तो तुम खड़े होके ऐसे जा रहे होगे, है ना। या फिर अगर तुम किसी मेट्रो सिटी में हो तो भाई मेट्रो के अंदर जैसे ही तुम खड़े हो तो जैसे ही एकदम से मेट्रो ने चलना शुरू करा, क्या होता है, क्या होता है भाई साहब, जैसे ही गाड़ी आगे चलती है तो तुम एकदम से पीछे जाते हो। यार ये क्या हुआ, होता है ऐसा या नहीं होता, बताओ। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कभी कि जैसे एकदम से बस चली या जैसे एकदम से मेट्रो चली तो वो जैसी आगे चली तुम एकदम से पीछे जा रहे हो, अरे झटका लगा, है ना। कई बार किसी न किसी आंटी की, किसी न किसी दीदी की, है ना, या किसी न किसी अंकल के गोद में तुम जरूर गिरे होगे। अगर गिरे हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। फिलहाल तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। और कभी किसी की पिटाई विटाई तो नहीं हुई ऐसा होने के चक्कर में। फिलहाल तो अगर अगर ऐसा हो जो तुम्हें एकदम से पीछे की तरफ झटका लगता है तो उस बंदे को बता देना भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो भैया न्यूटन बाबा का पहला लॉ है ना, उसकी वजह से ही हो रहा है। क्या होता है भाई अभी समझेंगे, है ना। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही बस आगे चलती है तुम भैया पीछे जाते हो, या फिर चलते चलते बस अगर रुक जाती है तो तुम एकदम से आगे की तरफ गिरते हो। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्या कभी सोचा। तो जिसमें सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी आती है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। अब ये क्या होता है इनर्शिया, अरे इनर्शिया ये वही कहानी है ना, मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो भैया इनर्शिया तुम ही हो, अब तुम ही हो, इनर्शिया अब तुम ही हो। क्यों, क्योंकि भाई तुम वो प्राणी हो जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं तुम वही आदमी हो जब तुम बेड पर बैठे हुए होते हो, है ना, जब तुम बेड पर बैठे हुए होते हो तो अगर तुम्हारी मम्मी कहती है कि बेटा जरा लाइट बंद कर दे और वो जो बोर्ड होता है ना वो बेड से तुम्हारा थोड़ी सी दूरी पर होता है, तो तुम इतने आलसी प्राणी हो कि तुम बेड से बिना उठे, है ना, हवाई हवा में एक पैर तुम्हारा बेड पर होगा और ऐसे ऐसे जाते जाते गिरते गिरते तुम जाके वहां पर बटन दबा के लाइट बंद कर देते हो। तुम्हारा टारगेट ये होता है कि भैया मुझे जमीन पे बिना पैर रखे, है ना, जैसे जमीन में आग लगी हुई है, जमीन पे बिना पैर रखे मुझे बटन बंद करना है। क्या कभी तुमने ऐसी हरकतें करी है। तो इनर्शिया भी तो वही है। इनर्शिया ये कहता है कि जो चीज जैसी है वो वैसी ही रहना चाहती है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। मतलब वही कहानी है कि तुम्हारा तो काम क्या है भैया, तुम्हारा तो काम ये है भैया पूरे पूरे दिन सोते रहो। तुम वो भी इंसान नहीं हो कि रात के 3 बजे सोया इसलिए सुबह को 10 बजे उठ रहा है। तुम तो वो इंसान हो जो रात को 10 बजे सो गए थे, अभी तुम 11 बजे तक सो रहे हो सुबह में, है ना। तो तुम हो इनर्शिया, तुम सो रहे हो तो पड़े हुए सो ही रहे हो। जब तक तुम्हारे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स मम्मी आके नहीं लगाती है ना, पापा का ये जो उड़ता हुआ 8 नंबर का जो जूता है वो नहीं आता, जब तक तुम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। तो वही है हमारा इनर्शिया। क्या होता है इनर्शिया, देखो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैटर की जिसकी वजह से वो कोई भी चेंज को रेजिस्ट करता है। मतलब क्या हो गया, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, है ना। और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फिर वो मोशन में ही रहेगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा, अनलेस क्या आपने उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई हो। इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, है ना। और देख लो अब जैसे कि भैया कभी तुमने स्केटबोर्ड वगैरह अगर तुम स्केटिंग करते हो, है ना, मैंने अपने बचपन में, है ना, जब मैं आई थिंक 6th क्लास में था, मैं स्केट्स लेकर आया था। मुझसे कभी चलाने नहीं आया, मुंह मेरा और मेरी कमर कई बार टूटी है।
तो फिलहाल उसमें होता क्या है कि मान लो तुम स्केट्स में स्केट बोर्ड तुम इस तरह से चला रहे हो, अब जब चलाते चलाते अगर तुम रास्ते में कोई पत्थर आ जाए तो सोचो क्या होगा, सोचो क्या होगा। अरे तुम्हारी तो पूरी की पूरी बॉडी इंक्लूडिंग द ये स्केटबोर्ड मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। अब जैसे ही तुम्हारा ये स्केटबोर्ड, मेरे प्यारे बच्चे, है ना, जैसे ही तुम्हारे ये स्केटबोर्ड यहां पर पहुंचा, जैसे ही ये यहां पर पहुंचा और वो टकराया किसी पत्थर से, वो टकराया किसी पत्थर से, तो भैया स्केटबोर्ड तो तुम्हारा रेस्ट में आ जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन ये जो तुम्हारा भारी भरकम शरीर है ना, ये जो भारी भरकम शरीर तुमने 80 किलो का अभी इस उम्र में ही बना लिया है, ठीक है, तो ये जो भारी भरकम तुम्हारा शरीर है ये तो नहीं रुक पाएगा, इसका तो भैया गिरना तय है। क्यों गिरना तय है? क्योंकि भाई आपके पैर हैं स्केटबोर्ड पर, तो जैसे ही स्केटबोर्ड रुका आपके पैर तो रुक गए, लेकिन ये जो तुम्हारा ऊपर का ये जो शरीर है भाई, ये जो ऊपर की बॉडी है ये तो मोशन में रहेगी, इसको तो नहीं पता कि पैर रुक चुके हैं हम भी रुक जाएं ड्यू टू इनर्शिया। तो ये बॉडी चलती रहेगी और ये बॉडी चलने की वजह से भाई साहब क्या होगा, वही होगा, धरती माँ को चूम लोगे तुम, ठीक है, ये कहानी होनी है फिर तो तुम्हारी, ठीक है, ये कहानी होनी है, गिरना है फिर तुम्हें, ठीक है, ये होना है नहीं होना है, हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, वही कहानी हो जाएगी तुम्हारी, देख लो। तो ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा? तो यही है हमारा न्यूटन्स का मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट लॉ। और तुम्हें लग रहा होगा यार क्यों इतनी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन यही तो तुम्हें अच्छे से समझना है, समझते जाओ, तुम्हें फील आ जाएगी फिजिक्स की बच्चों, मैं फील करा के तुम्हें मानूंगा, देखना जरा। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्या होता है भैया? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज एट रेस्ट remains at rest and an object in motion always remain in a motion or move with a constant speed unless external force is applied on it। लेकिन कंडीशन क्या है कि भाई स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन हो गई, ये तुम्हारे काम की बात है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूं कि भाई कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, कुछ एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से मैं तुम्हें जरा सिखाता हूं कि भैया हमारे लॉ ऑफ इनर्शिया प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कैसे काम करते हैं। और कई बार तो आपको पर तुम्हें अपनी बिलीव भी नहीं होगा कि हाँ ऐसा हो भी सकता है। आओ जरा, मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है 1 मिनट की, जरा पहले तुम वो क्लिप देखो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट और करके दिखाऊंगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखो इस क्लिप को। ये जो बच्चों स्क्रू है, और इस स्क्रू को अगर मैं इस एप्पल में, है ना, इस तरह से इसके अंदर मैं कुछ इसके छेद कुछ बना देता हूं इसके अंदर कुछ इस तरह से, है ना, और ये तो भाई इसके अंदर से कुछ पानी बाहर आ गया। फिलहाल अगर मैंने इसको इस तरह से यहां पर मैंने स्क्रू लगा दिया एप्पल के अंदर, और अगर मैं यहां पर एक जादुई हथौड़ा, है ना, ये जो हमारा थॉर का हथौड़ा है, अगर मैं यहां पर ये लेकर आऊं और इस थॉर के हथौड़े से, जादुई हथौड़े से अगर मैं इसके ऊपर मारता हूं, तो बच्चों तुम्हें क्या लगता है कि ये जो हमारा एप्पल है, ये इसके ऊपर जैसे ही झटका लगेगा तो झटका लगते ही ये नीचे गिरेगा या क्या होगा, बताओ जरा? है ना, गिरना ही चाहिए, जाहिर सी बात है। और जरा चेक करते हैं कि ये गिरता है या नहीं गिरता है। देखो जरा ध्यान से, अगर मैंने इसको ऊपर ऐसे मारना शुरू करा, और देखते जाना भाई, देखते जाना ये क्या हो रहा है। अरे कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? अरे ये तो दूसरी तरफ से छेद बना के बाहर आने लगा। अरे ये क्या है भाई, ये क्या होने लगा? बच्चों ये कोई जादू नहीं है और ये कोई जादुई हथौड़ा नहीं है, ये हथौड़ा है बच्चों हमारे न्यूटन का, जो हमारा पहला लॉ देकर गए थे, जिसका नाम था न्यूटन का, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये उसकी वजह से जब मैं इसको ऊपर हथौड़ा मार रहा हूं तो हो क्या रहा है, ड्यू टू इनर्शिया ये जो हमारा एप्पल है ये तो अपनी जगह पे ही रह रहा है, और ये जो हमारा स्क्रू है वो उसके अंदर से आर पार होकर उसके अंदर और घुसता जा रहा है। हाँ तो बच्चों, जैसे तुमने देखा कि भाई मैं जिस तरह उस स्क्रू को ऊपर से हथौड़ा मार रहा था, तो वो एप्पल नीचे जाने के बजाय वो ऊपर आता हुआ लग रहा था। एक्चुअल में वो ऊपर आ नहीं रहा, वो स्क्रू ही है जो लगातार नीचे जा रहा है, और एप्पल तो अपनी पोजीशन में ही था ड्यू टू इनर्शिया। सेम इसी तरह मैं एक और एग्जाम्पल तुमको करके दिखाने वाला हूं, और जैसा कि तुम लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन यार ये करना बड़ा ही रिस्की है। एक बार मैं तुम लोगों को जरूर करके दिखाना चाहूंगा, तुम्हें और फील आ जाएगी। यहाँ पर देखो भाई, मैंने एक ले ली है टेबल, ठीक है, और यहाँ पर तुम लोगों को टेबल दिख पा रही है? एक सेकेंड, ठीक है, हाँ दिख रहा है भाई। ये हमने इस तरह से एक टेबल ले रखा है बच्चों, और इस टेबल पर अब देखो मैं क्या करता हूं, इस टेबल पर देखो अब मैं क्या करता हूं, मैं अब लेकर आ गया हूं, और तुम लोगों को मालूम ही होगा कि यार ये सर क्या करने जा रहे हैं, है ना, सर ये क्या करने जा रहे हैं। तो यहां पर देखो इस टेबल पर,
ठीक है, आई होप अब तुमको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर इस टेबल पर मैं एक ग्लास को रखने वाला हूं, ठीक है। अब ये ग्लास नॉर्मल ग्लास है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये मैं लेकर आया हूं, है ना, चुन्नी लेकर आया हूं मैं, चुन्नी, परफ्यूम लगाए चुन्नी में, है ना, वो वाली चुन्नी है बच्चों ये। और ये मैंने इसके ऊपर लाके रख दी है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा इसको इस तरह से रखना पड़ेगा कि भाई हाँ, ऐसे ज्यादा सही रहेगा। तो यहां पर अब आप देखिए, यहां पर अब आप देखिए कि यहां पर मैंने इस तरह से इसके ऊपर ये लाके रख दिया है ना। ये एक कपड़ा है और कपड़े के ऊपर मैंने ग्लास लाके रख दिया है। और एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए भाई मैं इसके अंदर थोड़ा सा भर देता हूं पानी, है ना। और पानी भी भर दिया मैंने। अब लाओ देखते हैं क्या होता है, क्या होता है तुम्हारे हिसाब से। देखो क्या होना चाहिए, क्या ये पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा। आओ यार चेक करते हैं, है ना, आओ यार चेक करते हैं। थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि भाई मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है इसकी बिल्कुल भी, और ये चीजें प्रैक्टिस मांगती हैं। और थोड़ा सा हो सकता है ये जो कपड़ा है स्ट्रेचिंग वाला है, तो ये इसके एजेस में अटक भी सकता है, तो रिस्क बहुत है। देखते हैं यार, या तो भैया मेरा गिलास का नुकसान हो जाएगा और पानी पानी हो जाएगा हर तरफ, या फिर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। तैयार हो, तैयार हो। देखो भाई, इसको मुझे बहुत तेजी से खींचना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तैयार हो, 3, 2, 1। क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा सा तो देखो ये स्लाइड हुआ क्योंकि ये काफी फ्रिक्शन वाला मेरा कपड़ा है, लेकिन हाँ देखो ग्लास जो है ये नहीं गिरा, ये लगभग अपनी पोजीशन पे रहा। और जरा मैं एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और टफ बनाने की कोशिश करता हूं, है ना। हाथों में खुजली है, वही वाली कहानी ना, एक बार में अगर हमें कुछ नहीं होता तो हमें लगता है कि हो गई नहीं। लाओ एक बार और ट्राई करते हैं। तो इस बार मैं लेकर आया हूं ये जार, ठीक है। अब ये जो मैं जार लेकर आया हूं, अब जरा देखते हैं कि भाई लॉ ऑफ इनर्शिया यहां पर काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो दोबारा से मैं इसके ऊपर रख देता हूं ये कवर, ठीक है। और यहां पर मैं रख देता हूं इस तरह से ये जार, और देखते हैं कि भाई हमारा एक्सपेरिमेंट हो पाता है या नहीं, ठीक है। तो 3, 2, 1। और क्या बात है, ये भी सक्सेसफुल हो गया। अब ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है, अब मेरी प्रैक्टिस हो गई। आओ जरा मैं अब कुछ और करके देखता हूं, है ना। अब मैं कुछ और करके देखता हूं। अब मैंने क्या करा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। अरे ऐसे अगर मैं करके देखूं तो क्या हो पाएगा, है, ऐसे अगर मैं करके देखूं तो हो पाएगा। लाओ यार ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं ना। ये लास्ट है बच्चों, ठीक है, लास्ट है ये। और ट्राई करके देखते हैं। ये तो मुझे वैसे ही गिरता हुआ लग रहा है, ये तो काफी रिस्की हो गया। रिस्की पता है क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ग्लास में पानी भरा हुआ है, और मतलब सेंटर ऑफ मास काफी बेस से ऊपर हो चुका है। तो थोड़ा सा भी अगर इसको नीचे की तरफ से फोर्स मिल गई ना, तो ये गिर सकता है, क्योंकि इसके अंदर टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें भी तुम आगे चल के पढ़ोगे, हो सकता है अभी ज्यादा समझ में नहीं आ रही हूं, लेकिन यार ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। रिस्क है भाई बच्चों, रिस्क है, ठीक है। लाओ ट्राई करते हैं। 3, 2 एंड 1। ओ भाई साहब, बच गया, बच गया। और कुछ ट्राई करूं क्या? अब नहीं, अब नहीं, इतना काफी है ना, अब इतना काफी है, वरना भैया मेरा और जो भी प्लस प्लस हो चुका है वो नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो ये होती है बच्चों कहानी। अब जरा हम अपने स्टैंड को आगे बढ़ा देते हैं, है ना। लो भाई, इसको अब हम हटा देते हैं। आओ यार, ठीक है। ये थोड़ा सा पानी में पी लूं। तो यहां से हमने क्या समझा बच्चों, यहां से हमने ये समझा, ठीक है, यहां से हमने ये समझा कि जो हमारा कोई भी स्टेट में जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा उसी स्टेट में रहना चाहेगा। ये जो मैंने अभी तुम्हें जितने भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाए, ये कहीं ना कहीं इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाली पोजीशन को ही डिनोट कर रहे थे, कि जो भी चीज रुकी हुई थी देखो वो रुकी ही रही। इसी प्रॉपर्टी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है भाई। तो हाँ, तो बच्चों, तो अब हमने क्या क्या देख लिया भाई, है ना। हमने ये सारी बातें अच्छे से कवर कर ली। क्या कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो खुद से कभी मूव नहीं करेगा जब तक तुम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो, है ना। और दूसरी बात हमने क्या देखी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो खुद से रुकेगा भी नहीं जब तक अगर तुम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो। तो ये बातें जरा तुमको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अब जैसे चलने वाला एग्जांपल थोड़ा सा, है ना, मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता, वो ओपन एरिया में करने वाली बात है। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि अगर मैं चलती हुई गाड़ी पे अगर सारी की सारी जितनी भी हमारी फोर्सेस है वो अगर मैं हटा दूं, अब चाहे वो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स हो जाए, है ना, जो भी हमारे
रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, जितनी भी एयर रेजिस्टेंस, अगर वो सब हटा दूं तो ध्यान रखना, अगर तुमने एक बार गाड़ी को धक्का दिया है तो वो भाई साहब अर्थ का पूरा चक्कर लगा के वापस आ जाएगी, लेकिन वो कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ मोशन में है। जो चीज चल रही है वो हमेशा चलती ही रहेगी, है ना। इसी वजह से ऐसा होता है कि यार जो हमारा चलता हुआ फैन है, तुम बटन बंद करते हो तो ऐसा कौन सा होता है कि फैन एकदम से रुक जाता है? बताओ, फैन एकदम से रुक जाता है क्या? नहीं, वो काफी देर तक भैया घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, और तुम बेड पर लेटे हुए उसको ऐसे घूमता घूमता देखते रहते हो, है ना। कुछ लोगों ने तो ये हरकतें भी करी होंगी, गिना भी होगा कि फैन बंद करने के बाद कितने चक्कर लगाने के बाद ये फैन रुका। ऐसी ऐसी हरकतें तुमने करी हैं भाई, मैं तो बड़ा करा करता था, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही की तो कहानी है, मतलब सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, मतलब हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया की तो कहानी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक टर्म होती है जो तुम रोटेशन में 11th क्लास के अंदर पढ़ोगे। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि कार्ट है भाई, ये कार्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर ये चल रहा है तो यार ये चलता रहेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये रुकेगा कब? जब ये कहीं पे जाके टकराए या फिर इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगे। इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो। अब इंपॉर्टेंस क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया की? वो हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह मूव करता है, या फिर फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट के मोशन के ऊपर क्या चेंज आता है। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि यार न्यूटन का पहला लॉ किसी काम का है, तो वो हमें क्या बताता है? वो ये बताता है कि चीजें मूव कैसे करती हैं, या फिर फोर्स लगाने की वजह से चीजें के मोशन में किस तरह का इफेक्ट आता है। जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मैं 10वीं एग्जाम्पल यार तुम्हें बताने वाले, है ना। कोई सॉकर बॉल है ना, सॉकर बॉल है, तो वो जब तक रुकी रहेगी जब तक कोई भाई उसके ऊपर सॉकर का प्लेयर आके किक नहीं करता, है ना। सेम उसी तरह हमारा कि अगर कोई बॉल जो है वो तब तक नहीं रुकेगी अगर वो पहले से मोशन में, जब तक कोई उसके ऊपर आके किक नहीं करता या फिर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता। सीधी सी बात है। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते क्यों हैं? न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया ही क्यों कहते हैं? तो जरा ये कुछ पॉइंट्स हैं यार बच्चों, ठीक है। ये पॉइंट्स तुम्हें अभी हल्के में लग रहे होंगे, लेकिन अभी मैं आगे एसर्शन रीजन के जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो वो तुम्हें बड़े अच्छे से समझ में आएंगे अगर ये पॉइंट मालूम है। तो पहला क्या है भाई, है ना, इसको हम न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके पीछे का रीजन ये है कि इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। तो इसलिए न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ को क्या नाम दे दिया गया भाई? लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोल दिया गया। फिर वो कहानी, कितना एग्जाम्पल है, गाड़ी चल रही है तो वो अगर मैंने एकदम से चलती हुई गाड़ी को रोक दिया, अरे तुम लोगों ने देखा होगा यार गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। अब एक्सीडेंट्स को कवर करने के लिए ना, मतलब उस एक्सीडेंट से बचने के लिए, ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा प्रिकॉशन धीरे धीरे लेकर हम आ रहे हैं। और ये सब किस चीज की देन है? ये सब फिजिक्स की देन है। तो भैया सबसे पहले हमने गाड़ियों के अंदर सीट बेल्ट लेकर आए, है ना। सीट बेल्ट क्यों लेकर आए? कि अगर चलती चलती 100 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी है, एकदम से अगर टक्कर हो जाए या कुछ भी दिक्कत हो जाए तो भाई तुम तो भैया शीशा तोड़ के आगे जाके गिरोगे। वही कहानी है ना, गाड़ी रुक गई, तुम तो मोशन में हो ना। तो जब आप मोशन में हो तो आप तो भाई 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी के आगे वाले पोर्शन से जाके टकराओगे। तो ऐसा ना हो, तुम्हारे चोट ना लगे, तो गाड़ियों के अंदर भैया सीट बेल्ट तुमसे बोली जाती है कि लगाया करो, इसलिए बोली जाती है। दूसरी बात, अब सीट बेल्ट भले ही भी तुमने लगा दी, लेकिन तुम्हारा यार इतना ही तो वो ऐसे सीट बेल्ट वाला पोर्शन जा रहा है, अरे तुम्हारा सर तो ऐसे करेगा, आगे को जाके टकराएगा, सर पे चोट लग सकती है। तो अब गाड़ियों के अंदर एयर बैग आते हैं, है ना। 6 एयर बैग वाली गाड़ी आती है जिसमें इधर भी है, इधर भी है, दो दो आगे भी होते हैं। तो वो एयर बैग क्या होते हैं? वो एकदम से जो एयर बैग होता है वो क्या काम करता है, वो मैं न्यूटन का सेकंड लॉ में वैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, वो समझ जाना। एकदम से एयर बैग खुलता है तो जब तुम जाके टकराओगे, तो तुम्हारी टक्कर अब गाड़ी के मटेरियल से नहीं होगी, वो एयर बैग से होगी। तो तुम्हें चोट कम लगती है। और चोट क्यों कम लगती है, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन के सेकंड लॉ में, ठीक है। और देख लो क्यों क्यों होता है, ये मैंने आपको बात बता दी वैसे, है ना। बाकी मास क्या है? मास इज अनदर प्रॉपर्टी दैट मेजर्स द ऑब्जेक्ट ऑफ, है ना, दैट मेजर्स एन ऑब्जेक्ट्स इनर्शिया। तो मास क्या होता है भाई? मास कहीं ना कहीं इनर्शिया से ही लिंक्ड होता है। मतलब अगर तुमसे कहीं बोला जाए व्हाट इज मास, तो तुम बोलोगे सर क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर कितना भरा हुआ है किसी भी मटेरियल के अंदर, उसको हम मास कहते हैं। ये तो बात ठीक है, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में यार मास हमें बताता क्या है? तो मास कहीं ना कहीं हमें ये चीज समझाता है मेरे प्यारे बच्चे कि उस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है या कम है। जिस तरह अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि भाई तुम्हारे पास है एक साइकिल, ठीक है। यहां पर क्या है?
यहाँ पर मैंने तुमको दे दी है एक साइकिल, ठीक है, कुछ इस तरह से ये साइकिल है भाई। साइकिल मैंने आज तक बनाई तो नहीं है, लेकिन चलो बना देते हैं। ये कौन सी साइकिल मैंने बना दी, चलो ये क्या है बच्चों, है ना, ये साइकिल है। अब साइकिल पर भाई मैंने बोला कि भाई साइकिल कितनी किलो की है, बहुत से बहुत 10 केजी की तुम्हारी साइकिल होगी। अब अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई साइकिल चलाओ, धक्का लगाओ, तो तुम लगाओगे आराम से, तुम तो 2 उंगलियों से भी ऐसा करके आगे उसको बढ़ा लोगे। लेकिन लेकिन अगर यहां पर क्या आ जाए, ठीक है, अगर यहां पर क्या आ जाए, अब यहां पर आ जाए एक बड़ी सी भाई साहब बस, ठीक है, क्या आ जाए, एक बड़ी सी भाई बस आ जाए। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि इस बस पे लगाओ धक्का, अब तुम इस बस को आगे चलाओ, अरे इस बस का मास है भाई साहब 5000 केजी, क्या तुम चला पाओगे? अब क्या तुम्हारे बस की है ये बस को चलाना? अब ये तुम्हारे बस की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई अब इसका मास बहुत ज्यादा है, तो इसकी स्टेट को चेंज करने में ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब कहीं ना कहीं इसका मास ज्यादा है, मतलब इसका जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो ज्यादा है, इसका मास कम है, इसका जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो कम होगा। यह है कहानी। मतलब एन ऑब्जेक्ट विद मोर मास हैज मोर इनर्शिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इसको जरा अच्छे से तुम लिख लेना। और मैं क्या कह रहा हूं, तो जितना ज्यादा इनर्शिया होगा मोशन में चेंज लाने में उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। मतलब वही कहानी है। अरे भाई ट्रेन की बात करूं, बस भी हटाओ, अगर मैं ट्रेन की बात कर रहा हूं, है ना, ये ट्रेन है हमारी बच्चों, ठीक है, ये क्या है अब हमारी, ये ट्रेन आ गई। अब ये जो ट्रेन होती है, ये जो इस टाइप से हमारी ये ट्रेन होती है, ठीक है, अब ये जो हमारी ट्रेन है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि अभी ट्रेन के सामने आने से बहुत ज्यादा हादसे हो जाते हैं। कोई इंसान आ गया, कोई जानवर आ गया, कोई एनिमल आके सामने खड़ा हो गया, तो ट्रेन वाला चाहकर भी ट्रेन को नहीं रोक पाता और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि भैया ट्रेन का मास तो और ज्यादा है। ये अगर 5000 किलो का है, तो मैं ये मान लूं कि भाई ट्रेन तो भैया 50,000 किलो की है। तो इसको चलाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल काम और इसको रोकना भी बहुत ज्यादा मुश्किल काम। मतलब ट्रेन का इतना ज्यादा इनर्शिया है कि अगर ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चल रही है ना, तो उसको रोकने के लिए, उस ट्रेन को रोकने के लिए कम से कम 500 मीटर तक उसको चलाना पड़ेगा, तब जाके वो रुकेगी। 500 मीटर पहले ब्रेक लगाने शुरू करने पड़ेंगे गाड़ी को। ये कहानी तुमको समझने के, मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, तो चलाना भी मुश्किल और रोकना भी मुश्किल। ठीक है, भारी अगर शरीर हो गया तो भाई, है ना, लेटना भी मुश्किल है, और अगर लेट गए पड़ गए तो उसको उठाना भी मुश्किल है। तो भाई मास कम रखो, जिम विम ज्वाइन करो, एक्सरसाइज शुरू करो, ठीक है, अपनी हेल्थ का भी तुम्हें साथ में ध्यान रखना है। आगे, तो इट इज इजियर टू मूव अ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को चलाना बड़ा आसान है, लेकिन इतने बड़े पत्थर को चलाना बड़ा मुश्किल है। वो ये वाली कहानी है। अच्छा भाई, अब ये कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन देखो जेईई मेंस लेवल के हैं। अभी थोड़ा सा रुक के हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़े से थ्योरी अभी हम और पढ़ लेते हैं। अभी हम न्यूटन का सेकंड लॉ और अच्छे से कवर कर लेंगे। अब ये थ्योरी अगर तुम्हें अच्छे से आ गई, फिर ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं तुमसे सॉल्व कराऊंगा। तो देखो जरा हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है ना। अब जरा इसको अच्छे से समझते हैं। सेकंड लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, अब न्यूटन का जो हमारा सेकंड लॉ है उसमें होता ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स लगाई, तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने की वजह से उस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है उस मोमेंटम में चेंज आ जाता है। अब यार ये मोमेंटम क्या होता है, ये तो सर आपने बताया नहीं। अरे जिसको नहीं मालूम जरा समझ लो कि भाई मोमेंटम क्या होता है। भाई देखो जरा, मोमेंटम, है ना, मोमेंटम, इसका सिंबल मेरे प्यारे बच्चे पी होता है। और मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है ना, ये जो हमारा मोमेंटम है, इस मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अरे इतना तो कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा आपने। और ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये मेरे प्यारे बच्चे होती है वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसमें डायरेक्शन भी होती है, और इसके अंदर डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना। तो अब किसी भी चीज के अंदर मोमेंटम ज्यादा या कम, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस बॉडी का मास ज्यादा है या कम है, या फिर उस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है या कम है। जिस तरह से देखो, मैं अगर आपसे बोलूं कि एक इतना बड़ा पत्थर है ना, या फिर मान लो एक ग्लास है ना, ये मान लीजिए एक ग्लास मैंने लिया। अब ये ग्लास को अगर मैं आपकी तरफ ऐसे फेंक के मारता हूं, ठीक है, अब ये ग्लास का मास भले ही जो है ठीक ठाक है, काफी ज्यादा है,
मैं किसके कंपैरिजन में बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं बुलेट के कंपैरिजन में। बुलेट गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं गोली के बारे में, ठीक है, बंदूक वाली गोली के बारे में। तो अगर मैं आपके भैया, अगर मुझे मान लो चोट पहुंचानी है तो मैं या तो गिलास फेंक के मारता हूं आपके बहुत तेजी से, ठीक है, तो इसका मास ज्यादा है, लेकिन मैं कितने भी तेज मारूं यार, बुलेट की वेलोसिटी से तो कम ही होगी, तो जो इसका मोमेंटम आएगा वो कुछ आएगा। लेकिन अगर मैं बुलेट की बात कर रहा हूं तो बुलेट का मास तो कुछ ग्राम में होगा, है ना, 5 ग्राम की बुलेट होगी, मान लो 10 ग्राम की बुलेट होगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होगी कि अगर वो बुलेट आके तुमसे टकरा जाए तो वो जितना, भाई गिलास से बहुत तुम्हारा सर ही फटेगा, है ना, बुलेट तो सर खोल के रख देगी। तो समझ रहे हो? तो मास और वेलोसिटी दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि किसी चीज के अंदर मोमेंटम ज्यादा है या फिर कम है। अब यहां से हमने ये चीज समझी कि भाई मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो चेंज इस बात पे डिपेंड करेगा कि भाई मैंने उसके ऊपर कितने टाइम में कितनी फोर्स लगाई है। मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ यही तो कहता है कि ये जो हमारा फोर्स होती है, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब मोमेंटम में कितना चेंज आया और वो चेंज कितने टाइम में आ रहा है। अरे यार सही, जाहिर सी बात है ना, कोई बॉडी जो है ना, कोई मान लो गाड़ी है, अब वो गाड़ी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। अब तुमने क्या करा, तुमने उस गाड़ी के ऊपर एकदम से धक्का लगाया तो उसकी वेलोसिटी 10 से बढ़ के 20 हो गई। अब अगर आपने फोर्स ज्यादा लगाई होगी तो 10 से 20 होने में कम टाइम लगेगा, और अगर आपने फोर्स कम लगाई होगी तो 10 से 20 होने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा हमारा क्या है, फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है। रेट जहां पर भी आ जाए समझ जाना कि भाई टाइम से डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो कांस्टेंट के आता है, और यहाँ पर कांस्टेंट के मेरे प्यारे बच्चे 1 ही होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा है ना, के अगर 1 ही हो गया तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा के डेल्टा पी बाय डेल्टा टी जो हो रहा था वो एक्चुअल में डेल्टा पी बाय डेल्टा टी ही हो जाएगा। और जरा अच्छे से तुम देखो, चेंज इन मोमेंटम, है ना, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसे भी कह सकता हूं। हाँ जी सर, फाइनल मोमेंटम माइनस, ओहो ओहो, ये तो कुछ अच्छे तरीके से लिखने लगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम। छोड़ो, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। अब फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी इनटू मास, तो एम वी माइनस एम यू, क्या, एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। और अगर तुम अच्छे से समझ रहे हो ना बातों को, अगर तुम बातों को अच्छे से समझ रहे हो तो देखो जरा वो कहानी क्या बनी है। पीछे से फोर्स क्या आ रही है सर, एम वी माइनस यू अपॉन टाइम आ रही है, और ये वी माइनस यू अपॉन टी, अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं सर। तो यहां से देखो फोर्स का फॉर्मूला हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन आता है। जब भी मैं बच्चों से ज्यादातर पूछता हूं कि यार मेरे प्यारे बच्चे बताना जरा न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, तो हर बच्चा 90% ये कहता है कि सर फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। अरे नहीं, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, ये तो ड्राइव करके आया है। अरे एक्चुअल में समझो, एक्चुअल में सेकंड लॉ ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझ में आ रही है बात, अच्छे से समझ में आ रही है बात। मतलब वही वाली कहानी हो गई कि भाई अगर मैंने फोर्स लगाई, कुछ फोर्स लगाई एक ऑब्जेक्ट पे जिसका मास m है, तो वो a एक्सेलरेशन से जा रहा है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का मास में आधा कर दूं और फोर्स में सेम ही लगाऊं तो वो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये प्रोडक्ट देखो ना, अगर आप यहां पर ये चीज समझें कि फोर्स में सेम लगा रहा हूं लेकिन मास मैंने आधा कर दिया, तो एक्सेलरेशन को डबल होना पड़ेगा ना, तभी तो ये फोर्स F के बराबर ही आएगी। मतलब याद रखना, अगर आप कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो तो जो मास में आप इंक्रीमेंट करोगे उतना एक्सेलरेशन में डिक्रीमेंट आ जाएगा, या फिर जो आप मास में डिक्रीमेंट करोगे उतना एक्सेलरेशन में इंक्रीमेंट आ जाएगा अगर आप सेम फोर्स लगा रहे हो। मतलब मैं फिर वो एक बात कह रहा हूं आपसे कि ये पेन को अगर मैंने जितनी फोर्स से मैं फेंक सकता हूं, अगर मैं फेंक रहा हूं, अब अगर इस पेन के जगह यहां पर मैं इस दूसरे वाले स्लाइडर की हेल्प लूं तो इसका मास पेन के कंपैरिजन में डबल है, तो अगर मैं सेम फोर्स से फेंकूंगा तो ये उतने एक्सेलरेशन से नहीं जाएगा, ये उसके आधे एक्सेलरेशन से जाएगा, क्योंकि अगर मैं मान रहा हूं उसका मास डबल है। ठीक है, आई होप तुमको ये बातें समझ में आ रही हो। ठीक है, और देख लो, और बहुत भाई एग्जाम्पल तुम लोगों ने देखे होंगे, है ना, जैसे कि भाई एक मैंने एग ले लिया, अभी मेरे पास एग नहीं, वरना वो भी मैं तुमको जरूर कभी ना कभी करके दिखाऊंगा कि अगर मैंने एक अंडा ले लिया है ना, अंडे का फंडा, एक अंडा ले लिया भाई, तो और ये अंडा मुर्गी का अंडा मैंने लिया है, ठीक है, तो वो जो एग है
है ना। अगर उस एग को मैं ऐसे छोड़ दूं तो जाहिर सी बात है जमीन पे गिरेगा और बस हो गई कहानी खत्म, है ना, वो अंडा फूट जाएगा। लेकिन अगर अगर मैं उस एग को, सोच के देखो कि मेरे पास यहाँ पर एक फोम वाला मटेरियल भी है, अगर मैं उस एग को इसको ऊपर छोड़ता हूं, है ना, अगर मैं उस एग को इसको ऊपर छोड़ता हूं तो क्या होगा सोचो, क्या वो तब भी टूटेगा, है ना, क्या वो तब भी टूटेगा। जैसे कि अगर मैं इस पेन की बात कर रहा हूं तो अगर इस पेन को मैं कोई मटेरियल ले लेता हूं, जैसे 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 मेरे पास कोई हार्ड मटेरियल है, हाँ चलो मैं अपना टैब ले लेता हूं, ठीक है, ये मैंने अपना टैब लिया है, आओ देखो। तो यहां पर मैंने क्या लिया, यहां पर मैंने ये टैब लिया। अब इस टैब के ऊपर अगर देखो मैं इतनी हाइट से पेन छोड़ता हूं तो तुम्हें आवाज शायद आए, क्योंकि माइक मेरा थोड़ा दूर है ना। तो जैसे मैं छोड़ूंगा तो तुम्हें आवाज से महसूस हो जाएगा कि भाई इस टैब के ऊपर इस पेन की वजह से कितनी चोट महसूस हो रही है, ठीक है। आई आवाज, आई आवाज, देखो मैंने दोबारा छोड़ा, ये कितनी चोट महसूस हो रही है। लेकिन अगर मैं यहीं पर टैब की जगह पर एक फोम वाला मटेरियल लेकर आ गया, अगर ये मैं इस तरह से फोम वाला मटेरियल लेकर आ गया और इसके ऊपर अब मैं ये पेन छोड़ता हूं, तो अब जितनी चोट टैब पर महसूस हो रही थी, क्या उतनी चोट इस अब सरफेस पर महसूस होगी? और चेक करते हैं, देखो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये तो और जंप कर गया। टैब वाले केस में तो ये जंप भी नहीं कर रहा था, और ये वाले केस में देखो क्या हो रहा है, जैसे मैं इसको छोड़ रहा हूं, जैसे देखो मैंने इसको छोड़ा, ये हमारे इस तरीके से देखो जंप कर रहा है, ठीक है। एक बार और देखते हैं, एक बार और देखते हैं, ये हमारा इस तरीके से देखो जंप कर रहा है, समझ रहे हो। तो हो क्या रहा है, दोनों केस में फर्क क्या है, और इसका बहुत जगहों पर मेरे प्यारे बच्चों यूज करा जाता है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब मैंने टैब पर पेन को छोड़ा तो जितनी भी ये वेलोसिटी से गिरा, ये एकदम से रेस्ट में आ गया, मतलब इसके मोमेंटम में बहुत ज्यादा चेंज आया और वो बहुत कम टाइम में चेंज आया, तो चोट ज्यादा महसूस हुई। लेकिन फोम वाले केस में क्या था, जब मैं पेन को छोड़ रहा था तो पेन को रेस्ट में आने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल रहा है टैब के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि फोम भी थोड़ा सा प्रेस हो सकता है, तो जिस वजह से फोम पर उतनी ज्यादा चोट महसूस नहीं हो रही, और ये तुम देख के महसूस कर ही सकते हो। तो अगर मैं एग को टैब पर ऊपर से छोड़ता हूं तो जाहिर सी बात है टैब पर अंडा मेरा फूट जाएगा, मतलब मुर्गे का अंडा फूट जाएगा। और अगर उस फोम वाले मटेरियल पर अगर मैंने अंडे को छोड़ा तो जाहिर सी बात है वो अंडा नहीं फूटेगा। ये वाली कहानी होती है। अब मैं जरा तुमको ट्रिक बताऊं, है ना, कई बार कुछ हरकतें तुमने गलत कर दी हो, तो जैसे पापा या मम्मी थप्पड़ लेकर तुम्हारे पास आ रहे हो, तो मैं बता रहा हूं कि थप्पड़ भी पड़ जाएगा और तुमको चोट का भी एहसास नहीं होगा, है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, मैं बता रहा हूं कि जब भी आ रहा हो तो एकदम से पीछे को मत आओ, जैसे ही थप्पड़ आ रहा हो, जो थप्पड़ आएगा तो एकदम से पड़ेगा, आगे जोर से लगेगा, लेकिन जैसे बस हाथ टच करने वाला हो ना, थोड़ा सा बस ऐसे कर दो, ठीक है। अब इस चीज के लिए तुम्हें प्रैक्टिस लगेगी, है ना, प्रैक्टिस करना तुम। तो जैसे ही थप्पड़ आएगा ऐसे एकदम से पीछे को जाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पीछे को जाओ। तो जब मैं ऐसे कर रहा हूं ना तो मेरे फेस पर मुझे चोट ही महसूस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि भाई थप्पड़ को रेस्ट में आने के लिए मैंने थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया। अरे फिल्डर भी तो यही करता है, जब सामने से कैच आती है तो बॉल को ऐसे पकड़ के नीचे लेकर आता है ना, ऊपर से कैच आती है तो वो ऐसे पकड़ के नीचे लेकर आता है। अगर मैं ऐसे करके आ रही है और ऐसे करूंगा ना तो देखो मेरी उंगली पे चोट लग रही है, लेकिन अगर मैं ऊपर आया और ऐसे करके नीचे ले गया तो अब मुझे चोट कम महसूस हो रही है। तो ये सारी कहानी होती है, यही हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, ठीक है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि यही बहुत सारे फोर्स के बारे में, है ना, फोर्स की वजह से जो मोशन में चेंज आ रहा है ये हमें बता रहा है। ये हमें बताता है कि भी ऑब्जेक्ट किस तरह से चलेगा, अलग अलग फोर्सेस में ऑब्जेक्ट का मोशन क्या क्या हो सकता है, ये सारी बातें हमें बताता है। और क्या लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स हैं या फिर इंजीनियरिंग की कहानी हो गई, टेक्नोलॉजी की कहानी हो गई, है ना, टेक्नोलॉजिया जितने भी है, तो उसमें कहीं ना कहीं भी फोर्स का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता ही होता है ना। साइंटिस्ट हो गए, हमारे इंजीनियर्स हो गए, तो वो जो भी व्हीकल डिजाइन करते हैं, व्हीकल का क्या मास होना चाहिए, इंजन किस कैपेसिटी का होना चाहिए, कि भाई कितनी कैपेसिटी का इंजन कितनी पावर डिलीवर करे, कितने मास को ऑब्जेक्ट को ऊपर इतनी फोर्स लग जाए कि वो इतने एक्सेलरेशन से मूव कर जाए, कितने टाइम में गाड़ी 0 से 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर पहुंच जाए। ये सारी चीजें तुम देखते हो ना, है ना, ये फरारी, है ना, ये लंबरगिनी, ये हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं, तो लैम्बोर्गिनी, वो मैंने गाने वाला नाम ले दिया है ना, लैम्बोर्गिनी, या फिर तुम्हारा बेंटली हो गया, जितने भी तुम्हारी, अगर मैं स्पोर्ट्स कार की स्पेशली बात करूं, है ना, पगानी हो गई, तो ये जितनी भी हैं, तो भाई इसमें तो ये चलता है ना, बुगाटी हो गई, ये 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भाई जा रही है 2 सेकंड में, 3 सेकंड में। तो सोचो इंजन कितनी साइंस का यूज करके
एनालाइज करके बनाया जाता हो कि इंजन इतनी फोर्स लगा दे गाड़ी पर और गाड़ी का ये मास होना चाहिए, है ना। अगर मैं फोर्स मुझे पता चल गई, गाड़ी का मास मुझे पता चल गया, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। और अगर मुझे एक्सेलरेशन पता चल गया, तो u वेलोसिटी से v वेलोसिटी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये सारी बातें हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ की तो देने ये सारी बातें जितनी भी हम कर पा रहे हैं। तो व्हीकल का एक्सप्रेशन मैंने बता दिया। रॉकेट का लॉन्च यार कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉकेट लॉन्च भाई, कितना फ्यूल निकलना चाहिए रॉकेट के अंदर से, जिसकी वजह से रॉकेट को इतना थ्रस्ट मिले कि वो ऊपर चला जाए। रॉकेट का क्या मास होना चाहिए, कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, ये सब के सब न्यूटन के सेकंड लॉ के देन है। ये मैं रॉकेट वाला तो तुम्हें अभी कराऊंगा, है ना। स्पोर्ट्स के अंदर भी सारे है ना, सॉकर बॉल हो गई, टेनिस बॉल हो गई, ये सब के सब हमारे स्पोर्ट प्लेयर भी कहीं ना कहीं सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का ही तो यूज करते हैं कि कितनी जोर से मारना पड़ेगा कि बॉल कितनी स्पीड से जाए, है ना। ये किस डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी कि बॉल सामने से आ रही है और वो उधर हमारा वो 6 या फिर 4 नंबर, मतलब 4 रन हमें देखा जाए, तो वो सारी की सारी कहानी है। ठीक है, अब मैंने काफी ज्ञान दे दिया है तुम लोगों को, अब आओ जरा मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा हो सकता है शुरुआत में क्वेश्चन तुम्हें टफ से लगे, लेकिन मैं बड़े आसान तरीके से तुमको कराऊंगा, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो, अब जैसे ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अभी इस पर तुम्हें ध्यान नहीं देना। क्वेश्चन क्या है, एक बलून है। अब एक बलून के अंदर भाई उसका मास है, और बलून के अंदर मास कितना है भाई, m मास है, और बलून ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन से। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि कितना मास बलून में से निकाल दिया जाए कि अब बलून ऊपर जाने लगे 3a एक्सेलरेशन से। अब ये कहानी है। ठीक है, अब ये अच्छे से समझने के लिए लाओ एक बलून बना ही लेते हैं। तो यहां पर मैं एक बलून लेकर आया, ये क्या लेकर आया मैं, एक ये भाई मान लो ये एक मैं बलून लेकर आया। ठीक है, अब ये जो बलून है ना, हॉट एयर बलून होते हैं ना इस तरह से, तो अब ये बलून देखो, पहली बात इस बलून का मास अगर m है तो इसका वेट mg नीचे की तरफ हो गया, तो इसको तो नीचे गिरना चाहिए। अरे वेट mg होता है तो इसको तो नीचे गिरना चाहिए, लेकिन ये नीचे नहीं गिर रहा है, ये ऊपर जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके ऊपर फोर्स F ऊपर लग रही होगी, जिसकी वजह से ये नेट एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ ही आ रहा होगा। इतनी कहानी समझ में आती है। तो अब आप ये देखो कि ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रही है, एक तो ये F लग रही है, अच्छा नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है mg। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर सर ऊपर वाली जो फोर्स है F, उसमें से मैं mg निकाल दूं तो नेट फोर्स आएगी, जिस नेट फोर्स की वजह से ऊपर जा रहा है। ऐसे देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पहली बार, क्योंकि हो सकता है तुम देख रहे हो कि भाई ऊपर फोर्स F, ऊपर लेके जाने वाली फोर्स F, नीचे खींचने वाली mg, तो F में से अगर mg निकालूं तो नेट फोर्स आएगी जो ऊपर की तरफ लग रही है, जिसका एक्सेलरेशन a आ रहा है। तो F माइनस mg को मैं क्या बोल सकता हूं, अरे बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो नेट फोर्स है। तो यहां से अगर मैंने देखा तो यहां से देखो ये mg इधर आ जाएगा, तो ये mg प्लस ma हो जाएगा। मैंने मास कॉमन ले लिया तो mg प्लस a, ये फोर्स आ रही है। अब इसको जरा हम संभाल के रखते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। ठीक है, अच्छा बस तुम सीखते जाओ, समझते जाओ मैं क्या क्या बता रहा हूं। अब क्या हुआ, अब मुझे कितना मास कम करना पड़ा, तो ये जो अब मैं दोबारा से बलून लेकर आया, अब इस बलून में से मान लो कि मैंने मास x निकाल दिया, तो अब वेट जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसका नीचे की तरफ वो कितना हो जाएगा, सर इसका जो वेट हो जाएगा ना, वो अब m माइनस एक्स इंटू जी हो जाएगा। सोचो, अच्छा फोर्स तो अभी भी ऊपर की तरफ F ही लग रही है, लेकिन अभी ऊपर कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, सर ऊपर ये क्वेश्चन में दे रखा था 3a एक्सेलरेशन से जा रहा है। मैं पहले ही क्वेश्चन टफ लेकर आया हूं तुम लोगों के हिसाब से, लेकिन ये बड़ी आसान तरीके से अगर तुम्हें समझ में आ गया, बाकी पूरी क्लास के हर क्वेश्चन तुम कर जाओगे। अब जरा फिर से वो इक्वेशन बनाऊं, तो ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स F, नीचे खींचने वाली फोर्स m माइनस एक्स इंटू जी विल बी इक्वल्स टू नेट फोर्स जो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स m इंटू ऊपर का एक्सेलरेशन दैट इज 3 है। जैसे ये मैंने बनाई है सेम ऐसे वो मैंने बना दी है। अब देख लो जरा, तो F इज इक्वल्स टू ये 3ma और ये उधर गया, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का m माइनस एक्स इंटू जी, ये भी फोर्स आ रही है। अच्छा पुरानी वाली फोर्स और ये जो नई वाली फोर्स है, अरे है तो दोनों बराबर ही, अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो x आ जाएगा। इन दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने, तो इक्वेट अगर मैंने करा तो mg प्लस ए किसके इक्वल आ जाएगा भाई,
3ma प्लस m माइनस एक्स इंटू जी। ठीक है भाई साहब, और देखो इसको मैं इधर लिया हूं तो ये mg प्लस एम ए। अब तो भाई आगे सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। mg प्लस एम ए माइनस का 3ma विल बी इक्वल्स टू m माइनस एक्स इंटू जी। अब यार ये थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन है क्योंकि अभी जेई का क्वेश्चन है तो इतना तो बात बनती है। तो ये m g माइनस m 2ma हो जाएगा ना, mg माइनस 2ma, और यहां पर भी अंदर मल्टीप्लाई करा दूं तो ये mg माइनस एक्स जी हो रहा है। सही जा रहे हैं? हाँ बोलो बोलो बोलो, सही जा रहे हैं? m माइनस एक्स, या फिर मैं अंदर मल्टीप्लाई नहीं भी कराता तो शायद चल जाती गाड़ी, कोई बात नहीं, करा दिया। तो देखो ये mg से mg गया, पहली बात तो mg से mg गया। मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है बच्चों, एक बार चेक कर लेना। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू मेरी क्या आ रही है? हाँ हाँ हाँ, एक बार और देख लें। ये f इजिकल्स टू एम जी प्लस ए आया, f माइनस m माइनस एक्स जी, और ऊपर की तरफ m इंटू 3a। तो सही तो जा रहे थे हम बिल्कुल। तो एम जी प्लस है तो एम जी प्लस एम ए, और ये माइनस 3ma तो m माइनस एक्स जी। सही है, एम ए में से 3ma गया तो 2ma बचा माइनस का, ये भी ठीक है। और एम जी से एम जी भी चला गया तो x की जो वैल्यू आ रही है वो 2ma बाई जी आ रही है। यार x की वैल्यू 2ma बाई जी आ रही है। मैं कहीं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? मैंने कहाँ गलती कर दी यार? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा अभी। ऐसा क्या हुआ? एम जी प्लस ए, ठीक है सर। और यार ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? अच्छा हाँ, गलती तो करी है मैंने, बिल्कुल करी है। अरे जब ये ऊपर की तरफ देखो, और ये गलती कई बार हो जाती है, देखो मैंने कर दिया था, तुम तो बिल्कुल करोगे। अरे यार ये ऊपर की तरफ नेट फोर्स जो आएगी वो मास अब m रहा कब? मास तो m माइनस एक्स है ना, नहीं समझे? अरे बोलो भाई, बोलो भाई। अच्छा हुआ ये गलती यहाँ हो गई ताकि तुम्हें ध्यान तो रहेगा अब कि सर ने भी देखो ये गलती करी थी, हमें नहीं करनी है। कि ऊपर की तरफ जो मास है वो अब m कौन सा है? वो m माइनस एक्स है। तो ऊपर की तरफ जो एक्सेलरेशन 3 आ रहा है तो ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी? m माइनस एक्स इंटू 3a। मतलब ऊपर की तरफ मास नहीं, टोटल मास m माइनस एक्स है ना, तो ऊपर की तरफ अब लगने वाली नेट फोर्स m माइनस एक्स इंटू 3a। तभी तो मैं बोलूं यार ये क्या गड़बड़ हो गई। तो अब यहां से देखो f क्या आएगा? ये m माइनस एक्स जी भी जाएगा तो m माइनस एक्स जी प्लस का m माइनस एक्स 3a, ऐसा हो जाएगा। तो मैं m माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं। जब मैंने ये कॉमन लिया तो ये बन रहा है g प्लस 3a। अब हो गया ना, अब हो गया ना क्वेश्चन करने लायक। तो ये हुई मेरी इक्वेशन 2। ठीक है यार, तुम लोग घबरा तो नहीं जाओगे है ना? तुम ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार ये हमसे हो भी पाएगा या नहीं? अब अगर मैं दोनों को बराबर कर देता हूं, इक्वेशन 1 को अगर मैं इक्वेशन 2 के बराबर कर देता हूं तो देखो क्या होगा। ये m g प्लस a विल बी इक्वल्स टू m माइनस एक्स जी प्लस 3a। ओके सर, ओके। तो अब क्या हो गया सर? अब क्या हो गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये g प्लस 3a नीचे आ जाएगा तो ये m g प्लस a ऊपर, एम जी प्लस ए ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा भाई? g प्लस 3a विल बी इक्वल्स टू m माइनस एक्स। इतनी सी बात है। अब यहां से x की वैल्यू आ गई। क्या क्या? m माइनस एक्स इज इक्वल्स टू m g प्लस a अपॉन में क्या है? g प्लस 3a। देखो देखो देखो, अब ये कैलकुलेशन भी तो करना सीखो। अब ये x उधर जाएगा और ये पूरी पूरी टर्म इधर आएगी तो ये m माइनस m g प्लस a अपॉन में g प्लस 3a विल बी इक्वल्स टू x। अभी एलसीएम भी लेना पड़ेगा। ओहो, काफी लंबी चौड़ी कहानी गई है। तो ये g प्लस 3a तो ये मल्टीप्लाई हो गया mg प्लस 3ma और माइनस का mg माइनस का ma इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो ये mg से mg गया। अब आंसर आ गया। क्या आ गया सर? x की वैल्यू आ रही है 2ma अपॉन में g प्लस 3a। क्या आ रही है? 2ma अपॉन में g प्लस 3a। तो 2ma अपॉन में g प्लस 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। घबराओ मत, पहला ही क्वेश्चन है, तुम्हें टफ लग सकता है कैलकुलेशन की वजह से।
मैं तो बस आपसे ये कह रहा हूँ कि ये इक्वेशन दोनों कैसे बनी है। अगर तुम्हें ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गए तो बाकी तो अब तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ। वही कहानी दे रखी है। और जरा देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक ड्राइवर है ना, 3 व्हीलर वाला व्हीकल है हमारा, और वो मूव कर रहा है भाई 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब वेलोसिटी क्या है 36, वेलोसिटी इज 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा सर याद रखना भी, इसको तुम्हें मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी 36 इंटू 5/10 करके करते हो, तो ये जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है सर। उसके बाद देखो, अब उसने देखा कि भाई सामने से एक बच्चा है और बच्चा चल के आ रहा है रोड में, तो उसको व्हीकल को रेस्ट में लाने के लिए, जाहिर सी बात है उसने ब्रेक लगाए होंगे, तो उसको व्हीकल को रेस्ट में लाने के लिए 4 सेकंड लग गए। ठीक है, कितना टाइम लग गया भाई 4 सेकंड लग गए, लेकिन वो रेस्ट में आ गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। अरे इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगाना सिखाई है ना मैंने आपको पहले वाले ब्रिज सेशन में, इसलिए तो सिखाई है। देखो एक दूसरे से लिंक्ड बातें हैं, वो अच्छे से नहीं समझाओगे तो ये नहीं आएगा, ये अच्छे से नहीं समझोगे तो इसका अगला वाला नहीं आएगा। अच्छा क्या कहा जा रहा है, रिटार्डिंग फोर्स बतानी है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन। देखो इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल इज 0, टाइम इज 4। तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पहली वाली याद है, या फिर मैं सीधी सी बात बोलूं, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी होता है। तो फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 और टाइम इज 4, तो ये आ रहा है माइनस का 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात है सर। अच्छा अगर ये ऐसा है तो मुझसे तो रिटार्डिंग फोर्स पूछिए। देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब रिटार्डेशन है, तो रिटार्डिंग फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स का फॉर्मूला एम ए। मास कितना है, देखो 400 किलो का तो व्हीकल और 65 केजी का मेरा भाई आदमी भी है, ड्राइवर भी है, तो दोनों का ही मास लेना पड़ेगा। तो ये 465 इंटू एक्सेलरेशन का मतलब माइनस का 2.5। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो उतना नूतन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है। ठीक, मल्टीप्लाई कराते रहना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, एक 5 केजी का ब्लॉक है और आपने फोर्स लगाई है 20 न्यूटन की। फिर से वही कहानी, मास इज 5 केजी और फोर्स कितनी लगाई आपने, फोर्स लगाई है 20 न्यूटन की। सोचो एक्सेलरेशन क्या होगा। अरे ये तो दिमाग में भी कर सकते हो, फोर्स का फॉर्मूला एम ए, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स बाय मास, तो फोर्स इज 20, मास इज 5, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये सारे क्वेश्चन हल्के लगेंगे आपको क्योंकि मैंने पहले ही तगड़ा क्वेश्चन करा दिया आपको। और देखो अगर फोर्स लग रही है 10 केजी की किसी बॉडी पर, जिसकी वजह से नहीं 10 केजी के ब्लॉक के ऊपर फोर्स हमने बढ़ा दी, 30 न्यूटन से 60 न्यूटन कर दी, तो ये बताओ एक्सेलरेशन में कितना चेंज आया। कितना सिंपल क्वेश्चन। देखो 2 बार फॉर्मूला लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला F1 इज इक्वल्स टू m इंटू A1 बोल दूं, तो पहला वाला एक्सेलरेशन क्या आएगा, पहले वाली फोर्स अपॉन मास, मतलब पहले वाली फोर्स इज 30 और मास इज 10, तो आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे वाला केस अगर मैं ऐसे बोलूं तो A2 क्या होगा, F2 बाय मास, तो अब दूसरे वाली फोर्स है 60 और मास क्या है, मास है 10, तो अब क्या आया, अब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया सर कि फोर्स डबल करने की वजह से एक्सेलरेशन भी डबल हो गया। और ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें ये बात मालूम है, फोर्स का फॉर्मूला एम ए है, मास कांस्टेंट है, तो फोर्स कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो है। तो अगर आपने फोर्स डबल कर दी तो एक्सेलरेशन तो डबल होना ही था। तो देखो A2 जो आ रहा है वो डबल आ रहा है, मतलब 2A1 आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, और देख लो। अरे आ रहा है समझ में, ये क्वेश्चन आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब देखो जैसे गाड़ी है तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रही है, ठीक है सर, कितनी फोर्स लगी उसके ऊपर, सर 1000 न्यूटन की फोर्स लगी। अब मैं क्या चाह रहा हूं, अब मैं चाह रहा हूं कि गाड़ी सेम ही एक्सेलरेशन से चले लेकिन गाड़ी का मास डबल हो गया। ठीक है, गाड़ी का मास क्या हो गया, डबल हो गया। फिर वही कहानी भाई, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन है। अब मैं चाह रहा हूं फोर्स कांस्टेंट आए, तो यहां से मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स बाय मास है और फोर्स कांस्टेंट है। नहीं, मुझे फोर्स ही तो निकालनी है। कांस्टेंट क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। अरे यार एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट तुम बोल रहे हो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स
किस पे डिपेंड कर रही है, फिर सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड कर रही है। तो अगर मास आपने डबल कर दिया तो फोर्स भी तो डबल करनी पड़ जाएगी। तो अब जो फोर्स आएगी वो पुराने वाली फोर्स की डबल आएगी, क्योंकि मास डबल हो गया। तो 2 इंटू पुराने वाली फोर्स मतलब 2000 न्यूटन। ऐसे समझ में नहीं आ रहा? लो जी, दूसरा तरीका ऑल्टरनेटिव मेथड भी बता देता हूं। ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है कि भाई आप F इज इक्वल्स टू एम ए से पहले मास निकाल लो। भाई ये 1000 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहां से मास आया 500 kg। क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब मेरी गाड़ी का मास 500 kg आया। अब जो मैं दूसरी गाड़ी लेकर आया तो दूसरे वाली गाड़ी का जो मास है वो डबल हो गया, मतलब मास हो गया 1000 kg। और एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन सेम ही कह रहे हैं, एक्सेलरेशन सेम ही कह रहे हैं, तो एक्सेलरेशन अभी भी 2 ही चाहिए। तो अब कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी सोचो। तो फोर्स का फॉर्मूला m2 इंटू ए, मतलब 1000 इंटू 2। तो देखो यहां से भी 2000 न्यूटन ही तो आ रहा है। बोलो भाई आया या नहीं आया? आया। चले आगे, चले। देखो बिल्कुल सही बात, पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया। और देख लो कुछ क्वेश्चन। अब ये देखो एसेशन रीजन वाले कुछ क्वेश्चन भी है ना। कुछ हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं। जैसे इसमें क्या कहा जा रहा है कि गिवन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है जो भी नेट फोर्स आपकी बॉडी पर या इस सिस्टम में ये जो भी हमें दिया गया है इस पर लग रही है। और जरा देखते हैं, सबसे पहला केस पढ़ो जरा अच्छे से। अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड। देखो भाई, अगर मैं पहले वाले केस की बात कर रहा हूं तो ये जो हमारी रेन की ड्रॉप है, तो ये पहली बात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ गिरेगी। आप कोई भी चीज छोड़ते हो तो वो बढ़ती स्पीड से गिरती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। लेकिन कई बार एक्चुअल में क्या होता है, जब तुम 11th क्लास के अंदर वो पढ़ोगे ना फ्लूइड मैकेनिक्स, तो उसके अंदर एक टॉपिक आएगा टर्मिनल वेलोसिटी। तो आपको वहां से ये बात पता चलेगी कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एयर रेजिस्टेंस की वजह से हमारी जो रेन ड्रॉप्स गिरती हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती हैं। पहले वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगी, और फिर वो उसके बाद उस कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती रहेगी। तो यही वो बात कही जा रही है कि वो कांस्टेंट स्पीड से गिर रही है। अब तुम खुद ही सोचो, खुद ही सोचो, अगर ये जिस स्पीड से गिर रही है वो स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है कि वेलोसिटी में चेंज आना, और वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तभी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो फोर्स भी जीरो हो गई। तो इस वाले केस में फोर्स कितनी? जीरो लग रही है भाई। तो क्या डायरेक्शन आएगी? अच्छा, ये वाली बात हो गई। और बी वाली पर आते हैं। बी में क्या कहा जा रहा है? अ कॉर्क ऑफ मास 10 kg फ्लोट कर रहा है वाटर पे। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर एक अगर बीकर लेकर आ जाऊं, है ना, इस टाइप से अगर मैं ये बीकर लेकर आ जाऊं और इसके अंदर भर दूं भैया पानी। अब इसके अंदर मैंने क्या लेकर आया? मैं लेकर आया बच्चों कॉर्क, ठीक है। अब वो कॉर्क लाके मैंने यहाँ पर इसको पर रख दिया। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि कॉर्क जो है वो पानी में इस तरह से फ्लोट करता है। अब कॉर्क अगर पानी में फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर ये है कि जो नीचे की तरफ कॉर्क का वेट है mg, कुछ फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, और उस फोर्स को हम कहते हैं बायएंड फोर्स। ये भी तुम आगे जाके पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। अरे बायएंड फोर्स थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। अरे कोई भी चीज पानी में क्यों नहीं डूबती है? कुछ चीजें डूब जाती है, कुछ नहीं डूबती। अरे जब आप भी स्विमिंग पूल में जाते हो तो आपको अपना वेट कम कम महसूस होता है, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लगती है। तो फिलहाल ये अगर फ्लोट कर रहा है तो जितनी इसका वेट है उतनी बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। तो इस केस में भी मेरी जो नेट फोर्स है, ठीक है, फोर्स जीरो नहीं है, फोर्स तो लग रही है लेकिन नेट फोर्स इसमें भी जीरो हो गई, ठीक है, ये भी गया। और सी वाले में केस में बात करूं, अब काइट अगर स्टेशनरी है स्काई में तो फिर वही कहानी, अगर स्टेशनरी है तो उसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो होगी। कार अगर स्टेशनरी का मतलब रुकी हुई है ना, कार अगर मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, फिर वही कहानी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो, अगर एक्सेलरेशन जीरो तो फिर से फोर्स जीरो, है ना। और हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन अगर स्पेस में है ना, एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन कहाँ है हमारा? स्पेस में है, और वो कहां पर है? स्पेस फार अवे फ्रॉम द मटेरियल, है ना, सारे ऑब्जेक्ट फ्री इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बहुत दूर है। मतलब आगे चल के तुम 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म जब पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बहुत दूर है, वहां ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ नहीं है।
तो उसके ऊपर क्या कोई फोर्स लगेगी? कोई है ही नहीं। जब फोर्स लगाने वाला तो क्या फोर्स लगेगी? तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। अगर कोई फोर्स नहीं लगेगी तो फिर से 4 0, तो सबका आंसर 4 0 ही हो गया यार। ठीक है, सबका आंसर 0 नेट फोर्स ही आ रहा है। सबका रीजन मैंने आपको बता दिया है, लिखा हुआ भी आप देख लेना। आगे चलते हैं और देखो क्वेश्चन में और क्या कहा जा रहा है कि अगर कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स 50 न्यूटन की लग रही है किसी बॉडी पर और बॉडी का मास है 20 kg, मतलब क्या हो गया कि ये एक बॉडी, अगर मैं इस तरह से ये लेकर आऊं, ठीक है, इस तरह से अगर मैं ये कोई बॉडी लेकर आ गया और इस बॉडी का जो मास है वो मास कितना है भाई? मास बॉडी का है मेरे प्यारे बच्चे 20 kg। और अभी ये चल रहा है, ये चल रहा था कितनी स्पीड से? 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चल रहा था। आपने इसके ऊपर 50 न्यूटन की रिटार्डिंग फोर्स लगाई, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने इसके ऊपर जो फोर्स लगाई है वो इसको रोकने के लिए लगाई है। कितने न्यूटन की? 50 न्यूटन की फोर्स से आप इसको रोक रहे हो। ठीक है, धक्का लगा रहे हो इधर से आप ऐसे करके धक्का लगा रहे हो और इसको आप रोकना चाह रहे हो। तो ये बताओ कितनी देर लगेगी इसको रोकने में? ठीक है, कितना टाइम लगेगा? बड़ी ही सिंपल सी बात है यार, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर नहीं मीटर पर सेकंड, और अगर रोकना ही है तो फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है सर। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या आएगा? अरे फोर्स का फॉर्मूला सर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यहां से निकाल लो। फोर्स आपने लगाई 50, मास है सर 20, तो 20 इंटू एक्सेलरेशन, तो यहां से एक्सेलरेशन आ रहा है 2.5। अब ये 2.5 एक्सेलरेशन नहीं है, ये एक्चुअल में रिटार्डेशन है, क्योंकि फोर्स भी तो रिटार्डिंग फोर्स थी। हो गया खत्म। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करें, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, या फिर बोला जाए t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए। तो टाइम कितना आ रहा है? फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 15 डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय माइनस का 2.5, तो ये 15 अपॉन 2.5 का मतलब 5/2, 5/2, तो ये हो जाएगा 5 3 दैट इज 6 सेकंड। तो भाई 6 सेकंड के अंदर ये हमारा बॉडी या फिर ये ब्लॉक रुक जाएगा। कितनी इजी बात है यार। अरे समझ में आ रहा है? फील आ रही है? चमक रही है चीजें या नहीं चमक रही है? या तुम खुद ही चमक गए हो? ऐसा तो नहीं है। अच्छे मैं बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा, ठीक ठाक क्वेश्चन करा रहा हूँ, काम के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये जरूरी है ना? ये अगर अच्छे से आ गए तो तुम्हें बहुत ज्यादा आगे हेल्प होगी। चलें भाई चलें। देखो भाई, अब आगे क्या कहा जा रहा है हमसे? अब आगे कहा जा रहा है कि एक हमारा मीटर स्केल है और मीटर स्केल अगर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो इसका मतलब क्या है? देखो भाई, एक मीटर स्केल तो समझते ही होगे, ये एक स्केल है और ये अगर स्केल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब इसका अगर सेंटर ऑफ मास में यहां पर दिखाऊं तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो फिर वही बात है यार, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही होगी? सोचो, या इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही होगी? नहीं लग रही होगी, है ना? इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, वरना तो फोर्स लगती तो एक्सेलरेशन आता तो वेलोसिटी बढ़ जाती। तो कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, तो इसका मतलब द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज 0। हाँ जी, ये बात सही है। लेकिन दूसरे में भी ये दे रखा है द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0, ये भी बात सही है। ये क्या कह रहे हैं? फोर्स 0 नहीं होगी, ये तो बात गलत हो गई। ना ही फोर्स 0 होगी, ना ही टॉर्क 0 होगा, ये भी बात गलत हो गई। फोर्स तो 0 होगी। तो ए या बी में से कुछ हो सकता है। अब जरा समझो, ये वो क्वेश्चन है बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जिसको जब तुम गूगल पे सर्च करोगे ना, तो देखो तुम्हें इसका वैलिड आंसर कहीं पर भी नहीं मिलेगा और कोई बता भी नहीं पाया अब तक। जहां तक मुझे ध्यान है कि किसी ने इसका बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तुम्हें सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल पाएगा। अगर तुम थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा रहे हो तब देखो होगा ये, क्योंकि अभी तो तुम शुरुआत में पढ़ रहे हो ना, अभी तुम्हें टॉर्क भी अच्छे से नहीं मालूम क्या होता है। देखो यहां पर अगर ऊपर की तरफ मैं कुछ फोर्स एफ लगा दूं और यहाँ पीछे की तरफ भी मैं कुछ फोर्स एफ लगा दूं, तो जितनी फोर्स मैंने मान लो 10 न्यूटन की आगे की तरफ लगाई ऊपर वाले एंड पर, उतनी फोर्स 10 न्यूटन की पीछे वाले एंड पर भी लगेगी। यही होगा ना? जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर मैंने ये एक ले लिया स्केल है मान लो। अब इस स्केल में क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैंने आगे की तरफ इधर 10 न्यूटन लगाई और यहाँ मैंने पीछे की तरफ भी 10 न्यूटन लगाई, हाँ यहाँ पर मैंने पीछे की तरफ भी अगर 10 न्यूटन लगाई, तो होगा ये अपनी जगह पर रहकर ये घूमेगा।
यहां से 10, यहां से 10 अगर मैंने लगाए तो अपनी जगह पे रखे ये सिर्फ और सिर्फ घूमेगा, ये आगे चलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो मुझे यहां से ये बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, हाँ यहां से मुझे ये बात समझ में आ रही है कि भाई फोर्स तो लग रही है, नेट फोर्स 0 है, ठीक है, नेट फोर्स 0 है। तो नेट फोर्स अगर 0 है तो ये भले ही मूव तो नहीं करेगा, ना आगे मूव करेगा ना पीछे मूव करेगा, लेकिन ये अपनी जगह पे रह के घूमेगा जरूर। तो आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि यार हो सकता है कि भाई हमारा टॉर्क आ जाए। टॉर्क का मतलब ये होता है कि एक ऐसी फोर्स जिसकी वजह से चीज घूमना शुरू हो जाए। तो आपको क्या लगेगा कि भाई टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास, टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ये घूम जाएगा, ठीक है। मुझे भी यही लगा था, और ज्यादातर बच्चों जो अच्छे बच्चे हैं जो थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं उनको ये लगेगा कि ए सही आंसर होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर ए नहीं है। एनसीईआरटी में इसका एग्जाम आंसर बी दे रखा है। अब क्यों दे रखा है, वर्डिंग की बात है। मैंने कितनी वीडियो देखी, मुझे कोई भी टीचर सही से एक्सप्लेन करता हुआ नहीं देख पाया। गहराई में तुम्हें मैं लेके जाता हूं और जरा समझो क्या कहा जा रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज 0, ठीक है, फोर्स 0 हो रही है। द टॉर्क एक्टिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्केल इज ऑल्सो 0। मतलब समझो, ये कह रहे हैं कि भाई टॉर्क भी 0 होगा, लेकिन सर आपने तो एक एग्जांपल बता दिया जिसमें फोर्स तो 0 है, जितनी आगे उतनी पीछे, तो नेट फोर्स तो 0 हो गई, लेकिन टॉर्क 0 नहीं आ रहा, घूम तो रहा है, टॉर्क तो आ रहा है। अब जरा समझो बच्चों, फोर्स कौन सी 0 आई है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, इसको हल्के में ऐसे इग्नोर करा जा रहा है जैसे कि ये है ना, क्या बोलूं मैं, ये कौन सा वाला बच्चा है, ये वो छोटा वाला भाई नहीं होता है ना, एक अगर मान लो तुम्हारा कोई बड़ा भाई हो और तुम छोटे वाले भाई हो, तो ये वो छोटा वाला भाई है जिसके कपड़े तक माँ बाप नहीं दिलाता ना, बड़े वाले के छोटे हो जाते हैं तो वही उसको पहना दिया जाता है, मतलब भरी सभा में इसको इग्नोर करा जाता है। तो ये वो वाला वर्ड है जिसको तुम इग्नोर कर रहे हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इन्होंने कहीं पर भी ये बोला कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज 0? ये तो ये कह रहे हैं कि अगर फोर्स लग ही नहीं रही, फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज 0, नेट वर्ड नहीं आया, तो अगर फोर्स ही नहीं लग रही, मतलब टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू ये डिस्टेंस d, है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस d। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जरा समझो, गहरी बात है यार, सबको समझ में आएगी भी नहीं। मैं क्या कह रहा हूं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्स ही 0 है, नेट फोर्स नहीं, मतलब ये है ही नहीं, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो यार फिर टॉर्क कहां से आएगा, टॉर्क तो तब भी 0 ही आएगा। अगर यहां पर ये दे रखा होता कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज 0, तो मैं ये कह सकता था कि हाँ यार नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन भाई टॉर्क आ सकता है, वो अपनी जगह पे रह गई, घूम तो सकता है। इसलिए पहला वाला नहीं है, क्योंकि नेट नहीं लिखा हुआ। ये कह रहे हैं फोर्स ही 0 है, मतलब जब कुछ लग ही नहीं रहा तो घुमाने वाली फोर्स कहां से आ गई, जब है ही नहीं तो टॉर्क भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखते हैं भाई हमारा न्यूटन का हमारा थर्ड लॉ, ठीक है। अब न्यूटन का बच्चों थर्ड लॉ आ चुका है, और ये बहुत ही बढ़िया लॉ लगता है भाई। ये क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाई किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, तो बदले में वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतनी ही फोर्स लगाएगा पहले वाले ऑब्जेक्ट पर। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर तुमने सामने वाले के एक लगाया थप्पड़, तो ये बात तय है कि भैया सामने वाला भी उसी स्पीड में उसी फ्लो के साथ तुम्हारे एक थप्पड़ जरूर लगाएगा। मतलब हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, और इसी को हम कहते हैं न्यूटन का हमारा थर्ड लॉ, ठीक है। और इसी का ही यूज करके बहुत सारी चीजें होती हैं, और मैं तुमको अब एक एक्सपेरिमेंट और कराने वाला हूं। उससे पहले जरा कुछ और बातें अच्छे से समझ लो ताकि तुम्हें मजा आए। जैसे कि भाई टेबल पर अभी तुम्हारी बुक रखी हुई है, और वो जो बुक है वो नहीं गिर रही, वो नीचे नहीं जा रही। इसका मतलब ये है कि बुक का ये जो वेट है ना, नीचे की तरफ ये जो बुक का वेट है mg, बदले में टेबल ने भी उतनी ही फोर्स लगा दी ऊपर, बदले में टेबल ने भी उतनी ही फोर्स लगा दी ऊपर, जिसको हम नॉर्मल भी कहते हैं। तो ये जो तुम्हारा नॉर्मल है ये mg के बराबर आ रहा है, जिस वजह से आपके बुक के ऊपर लगने वाली
नेट फोर्स जीरो हो गई, जिस वजह से आपकी बुक ना ऊपर जा रही ना नीचे आ रही, वो अपनी जगह पे रुकी हुई है। समझ रहे हो बात को? तो ये हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ तो है। अरे आप जमीन पर खड़े हो तो धरती का बोझ जैसे कौन सा बने हो, अरे जितना बोझ तुम अपना जमीन पर लगा रहे हो, अरे वो धरती भी तो उतना ही बोझ वापस तुम्हारा ऊपर की तरफ लगा रही है। अगर नहीं लगाए तो तुम तो नीचे गिर जाओ। समझ रहे हो बातों को? इसको हम न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। तो हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है लेकिन ऑपोजिट होता है। ठीक है, अगर एप्पल भाई टेबल पर रखा है, फिर वही बात है, तो टेबल जितना वेट जितना वेट टेबल के ऊपर एप्पल की वजह से लग रहा है, टेबल भी उतना ही वेट एप्पल को ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी। ठीक है, वही वाली कहानी है। और देख लो, अब जैसे कि मैं रोलर कोस्टर की बात कर रहा हूं, तो रोलर कोस्टर में अगर आप हो, है ना, मतलब नहीं रोलर कोस्टर नहीं, सॉरी, स्केट्स की मैं बात कर रहा हूं। जैसे मैंने पहले भी बोला, तो जो आपके स्केट्स होते हैं, तो स्केट्स में अगर आप क्या करोगे, तो आप भी मतलब मान लो स्केट्स पहने हुए हो, है ना, और सामने आपका कोई दोस्त है वो भी स्केट पहना हुआ है, तो अगर आपने अपने सामने वाले दोस्त को धक्का दिया, तो तुम्हें क्या लग रहा है वो तुम्हारा जो दोस्त है वो पीछे से जाएगा? नहीं 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 नहीं, जैसे तुमने उसको धक्का दिया ना, धक्का देने की वजह से तुम भी पीछे जाओगे। क्यों? क्योंकि जितना तुमने फोर्स लगाई, भले ही तुम्हारा दोस्त हाथ बांध के खड़ा हुआ था, न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से तुम्हारे ऊपर भी उतनी फोर्स लगी, तो तुम दोनों बराबर पीछे ऐसे जाओगे। ठीक है, यही इसी के ऊपर मैं एक एग्जांपल करने वाला हूं। जैसे कि मैं जेट इंजन की बात कर रहा हूं, तो हमारा जेट या फिर हमारा रॉकेट किस तरह काम करते हैं, वो किस तरह काम करते हैं, वो अपने अंदर से क्या निकालते हैं? हॉट गैसेस निकालते हैं, और हॉट गैसेस इतनी ज्यादा निकालते हैं जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ जब निकलती है, तो जितनी फोर्स से वो गैसेस पीछे की तरफ निकल रही हैं, उतनी ही फोर्स से वो रॉकेट, वो जेट हमारा आगे की तरफ जाता है। और न्यूटन के थर्ड लॉ की हेल्प से इस तरह हम अपने रॉकेट को, जेट्स को, एरोप्लेन्स को हम उड़ाते हैं, है ना। इसी का ही बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। और मैं तुमको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं, जिसमें मैं रॉकेट बनाने वाला हूं, और देखो मैं फ्यूल अगर पीछे की तरफ निकालूंगा तो वो रॉकेट आगे की तरफ भागेगा। और जरा देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखो जरा अच्छे से, जरा तैयार है ना? आओ। हाँ तो बच्चों, तो यहां पर जरा देखो, इस टाइप से मैंने एक, ये तुमको अगर शायद दिख पा रहा हो कैमरे के अंदर, ये मैंने एक थ्रेड ले लिया है, और एक थ्रेड से, है ना, इस थ्रेड से मैंने देखो उधर वाला एक एंड मैंने बांध रखा है, और यहां पर मैंने देखो बीच में एक स्ट्रॉ ले ली है। ठीक है, तुम तैयार है ना? देखो बच्चों, जरा सेटअप भी तुम देखो, ताकि तुम लोग भी इसको घर पे ट्राई कर पाओ कि मैं किस तरह से करके दिखा रहा हूँ। और मैंने क्या करा, मैंने इस थ्रेड को एक दूसरे एंड से भी बांध दिया है। ठीक है, इस थ्रेड को मैंने क्या करा, देखो इसको मैंने एक दूसरे एंड से भी मैं अच्छे से इसको बांध देता हूं। देखो भाई, शायद तुम लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने एक दूसरी रॉड ले ली है, एक अपना स्टैंड ले लिया है ट्राइपॉड वाला, और उससे मैं इसको देखो बांध रहा हूँ। ठीक है, और मैंने इसको देखो अच्छे से बांध दिया है भाई ना, थोड़ा सा टाइट करके बांधना पड़ेगा मुझे। तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं ये जो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, तो इसी का ही यूज करके, है ना, इसी न्यूटन का जो हमारा थर्ड लॉ है, इसी का ही हम यूज करके अपना रॉकेट हो जाए या फिर हमारा जेट हो जाए, हमने उनका इन्वेंशन करा और उनको उड़ाया है। ठीक है, देखो भाई, तो यहां पर मैंने, देखो तुम लोगों को दिख रहा होगा, यहां पर इस तरह से मैंने, ये एक स्ट्रॉ दिख रहा है, तो इस स्ट्रॉ को मैंने वायर से बांध दिया है, एक उधर एंड है और एक हमारा इधर एंड है। अब देखो मैं क्या करता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने एक थोड़ा सा ले लिया है भाई टेप। ठीक, यहां पर मैंने देखो इस तरह से थोड़ा सा टेप ले लिया है, और इस टेप को, ठीक है, इस टेप को मैं इस स्ट्रॉ के ऊपर लगा दूंगा मेरे प्यारों। ठीक है, इस टेप को मैं इस तरह से इस स्ट्रॉ के ऊपर लगा रहा हूं, ऐसे करके, और मैंने अभी इसको ऐसे छोड़ दिया। चलो कोई नहीं। अब क्या होगा, अब देखो मैंने यहां पर ये बलून फुलाया है। ओह, ये तो काफी टाइट बलून है। ठीक है, बच्चों की तरह फुलाना पड़ेगा लग रहा है ना? देखो देखो देखो, हाँ,
अब मुझे लगता है ये इतना काफी होगा। और देखो इस बलून को मुझे अच्छे से जरा इस टेप से कनेक्ट करना पड़ेगा ना, इस स्ट्रॉ से जोड़ना पड़ेगा। यार ये टेप चिपक गया आपस में, कोई बात नहीं, इसको हम हटाने की कोशिश करते हैं। क्या हम इसको हटा पाएंगे? अब मेरे हाथ में बलून भी है, बलून की हवा निकलती जा रही है, ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। देखो तो फिलहाल अब मैंने क्या करा, अब देखो मैं इस बलून को देखो इस टेप से मैं आपके जोड़ने वाला हूं। आजा भाई आजा, आजा 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 आजा। और देखो 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 देखो, यहाँ बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से देखो मैंने ये क्या करा, मैंने देखो ये बलून जोड़ दिया। ठीक है, मैंने ये बलून जोड़ दिया। अब तुम तैयार हो देखने के लिए जादू? ठीक है, अब तुम जादू देखने के लिए तैयार हो? तो अगर मैं इस एंड से देखो अगर बलून छोड़ता हूं, है ना, अगर मैं इस एंड से देखो इसको मैं बलून को छोड़ता हूं तो क्या होगा? लाओ चेक करते हैं, देखो क्या होगा, क्या ये ऊपर जाता है या फिर नहीं जाता है। तो फिर वही कहानी, देखो न्यूटन का थर्ड लॉ है कि यहाँ पर इस बलून के अंदर मैंने गैस भर दी है, तो जिस तरह से हमारे जेट्स होते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा तेज प्रेशर के साथ, बहुत ज्यादा तेज फोर्स के साथ क्या निकलता है, कहीं ना कहीं हमारा फ्यूल निकलता है। और वो फ्यूल जितने फोर्स से पीछे जाएगा, हमारा ये जो जेट है, वो जो मैं अभी तुम्हें बलून की तरह दिखा रहा हूं, तो ये हमारी उतनी फोर्स से आगे जाना चाहिए। तो स्टार्ट करें यार, पहली बार कर रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं, हो सकता है कि बीच में कहीं अटक भी जाए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी यहाँ पर नॉट भी लगानी पड़ गई थी। तो आओ चेक करते हैं, 3 2 1। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, देखा तुमने? तो इस तरह से जब तक फ्यूल हमारा निकलता रहेगा, हमारा जो जेट है वो आगे तक इस तरह से वो हमारा जाता रहता है। ठीक है, देख लो भाई, देख लो जरा, यही तो हमारा एग्जाम्पल है न्यूटन के थर्ड लॉ का। रुको यार, अब मैं जरा इसको हटा देता हूं एक बार, है ना, इस सेटअप को हम साइड में रख देते हैं उठा के। तो क्या सीखा हम लोगों ने, कि हर एक्शन का हमारा इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता ही होता है। ठीक है, और जरा इसको भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, बस थोड़ी सी बातें और रह गई सेशन में। तो सेशन क्या है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई है तो बदले में ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा। हाँ जी, सेशन बिल्कुल सही है। और एक्शन रिएक्शन जो पेयर है उनकी वजह से क्या मोशन हो सकता है? अभी हमने लाइव एग्जांपल देख लिया कि एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से देखो हमारा जो बलून है वो चलने लगा। लेकिन क्या ये जो रीजन है वो इस एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्या मतलब अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई तो ऑब्जेक्ट भी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा, ये जो असर्शन था, तो क्या ये रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? रीजन तो ये कह रहा है कि एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से चीज मोशन में आ जाएगी। ठीक है, मोशन में आ जाएगी, ओके आ जाएगी। लेकिन मैंने जिस बॉडी पर फोर्स लगाई बदले में उसने भी मेरे ऊपर उतनी फोर्स लगाई, क्या इस बात को ये एक्सप्लेन कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। इस बात का ये रिजल्ट है, इस बात का ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा भाई, हमारा असर्शन और रीजन दोनों बातें सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ये बहुत बारीकी से समझना पड़ता है, ध्यान से सुना होगा तो समझ में आया होगा। ठीक है, कि मैंने किसी बॉडी पर फोर्स लगाई तो बदले में वो भी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो वो इसलिए मेरे ऊपर बदले में फोर्स लगा रहा है क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से मोशन होता है? नहीं 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 यार, ये क्या बात हुई, ये एक्सप्लेनेशन कौन सा हो गया इसका? इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बात यहां पर थ्योरी लिखी हुई, आप एक बार पढ़ लेना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? अभी देखो जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि फोर्स का फॉर्मूला कहीं ना कहीं चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम आया है ना, ये डेल्टा का मतलब चेंज होता है। तो अगर ये जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हो जाए, मतलब जीरो इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम हो जाएगा। मतलब चेंज इन मोमेंटम, इधर ये टी गया तो ये भी जीरो, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू जीरो। मतलब फाइनल मोमेंटम मेरा इनिशियल मोमेंटम के बराबर आ जाएगा। अरे इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? कंजर्वेशन। वैसे तो ये सब कुछ आप पढ़ोगे दोबारा से, है ना। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसी को हम? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कि अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है तो उसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, पहली बात तो, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना कोलिजन, ये थोड़ी अलग बात है, मैंने बता दी। क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा कोलिजन हो रहा है बिटवीन टू पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम, अगर भाई मान लो
अगर मान लो कि भाई एक भारी सा आदमी और एक हल्का सा आदमी, अगर वो दोनों सामने से भागते हुए और आपस में टकराए तो क्या होगा? क्या होगा? वो टक्कर होगी और फिर वापस वो पीछे जाएंगे। तो टक्कर हुई और वापस पीछे जा रहे हैं, मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ आ गया। और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टक्कर होने की वजह से, मतलब फोर्स भी लगी है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी आ गया। तो ये बात कौन कौन से लॉ एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? तो न्यूटन का भैया सॉरी सेकंड लॉ, टक्कर हुई ना तो मोमेंटम में चेंज आया, तो न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ दोनों इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ से यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी आई थिंक हो जाना चाहिए, और बिल्कुल ऑप्शन डी है। आई थिंक तुम लोगों ने भी ये सोचा होगा। और देख लो, अगर लड़की कहाँ खड़ी हुई है भाई? एक स्प्रिंग स्केल के ऊपर खड़ी हुई है, और वो है एलिवेटर के अंदर। देखो भाई यहाँ पर अगर मैं एक इस तरह से, ये एलिवेटर है ना, ये लिफ्ट लेकर आ गया, और लिफ्ट कहाँ खड़े, लिफ्ट में क्या है? एक ये स्प्रिंग बैलेंस है, जितना ज्यादा ये दबेगा उतना ज्यादा लड़की का वेट पता चलेगा। अब यहाँ पर ये मैंने लड़की लेकर आया, ठीक है भाई। अब ये लड़की जो है इसके ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है, ये लड़की है भैया, ये लड़की है ना, ये लड़की जो है इसके ऊपर खड़ी हुई है। अब हो क्या रहा है? स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग आ रही होगी, अगर मान लो ये लिफ्ट है रुकी हुई है, तो इस लड़की का वेट अगर m है तो नीचे फोर्स लग रही होगी mg, स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर फोर्स लग रही होगी mg। तो रीडिंग हमारी क्या आ रही होगी? स्प्रिंग बैलेंस जितना दबेगा उतना ही वेट बताएगा, तो रीडिंग आ रही होगी हमारी mg। याद रखना यार भाई, हमारा स्प्रिंग बैलेंस या वेइंग मशीन जो होती है वो हमारा मास कैलकुलेट नहीं करती, वो हमारा वेट कैलकुलेट करती है। बहुत गहरी बात है। किसी से जाकर पूछना कि भाई वेइंग मशीन क्या कैलकुलेट करती है, क्या मेजर करती है, तो लोग बोलेंगे यार वजन बताती है, वजन मतलब मास बताती है। गलत है जवाब। क्या बताती है वो? वेट बताती है, फोर्स मेजर करती है, उसको फिर जी की वैल्यू से डिवाइड करके वो जो भी तुम्हारा मास आता है वो बताता है, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करती है? रीड क्या करती है? तो रीडिंग होती है भाई वेट की, और जो रिजल्ट दिखता है वो रिजल्ट दिखता है मास का फिलहाल। तो यहां पर अभी रीडिंग जो भी आ रही है सो आ रही है, लेकिन हुआ क्या? मेरा ये जो एलिवेटर है वो ऊपर जाने लगा ए एक्सेलरेशन से, और वो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये होगा क्या, ये अच्छे से समझने के लिए तुम्हें क्लास में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस से तुमको समझा सकता हूँ कि आप लोगों ने फील करा होगा कि जब एलिवेटर ऊपर जाता है तो तुम्हें अपना वजन थोड़ा सा भारी भारी महसूस होता है या हल्का हल्का? भारी भारी महसूस होता है। और जब एलिवेटर ऊपर से नीचे आता है तो तुम्हें हल्का हल्का महसूस होता है। वही कहानी है। तो अगर एलिवेटर अभी ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने की वजह से एक सूडो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ और आ गया, तो आपका mg तो वेट नीचे था ही, साथ में ma और वेट महसूस होने लगा, तो आपका वेट बड़ा महसूस होगा। समझ रहे हो? तो अब आपकी जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी? m मैंने कॉमन लिया अगर तो g प्लस a आएगी। तो लड़की का जो भी मास है वो तो है, एक्चुअल में उसका जो मास आएगा वो ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर a और ऐड हो गया। मतलब अगर मान लो लड़की का मास 10 kg था, या 5 नहीं क्या कह रहा हूँ, 10 kg की लड़की कहाँ से हो गई है ना, 50 kg मानते हैं। लड़की का मास अगर 50 kg था तो 50 इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 और ए एक्सलेशन 2 है, तो ये हमारा करा के ये हमारा 50 इंटू 12 ये कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन का रीडिंग देखने को मिलेगा। एक्चुअल में 500 न्यूटन आता, ये जो आ रहा है आपका 100 न्यूटन एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो लिफ्ट ऊपर जाने की वजह से आ रहा है। इसका मतलब सर ये हो गया कि अगर लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलेशन से नीचे आ रही होती तो वेट कम आता। हाँ जी बिल्कुल कम आता, उस टाइम पे 400 आता, 100 कम हो जाता। ठीक, बाकी ये सारी बातें फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाना सीखोगे तो आप जरूर पढ़ोगे। तो इन शॉर्ट आज की क्लास की समरी क्या है? मैंने आपको न्यूटन के 3 लॉ बता दिए, मैंने फोर्स का फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है बता दिया, मोमेंटम मैंने आपको पढ़ा दिया, है ना। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है यार? वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन होती है, फोर्स की यूनिट हमारी न्यूटन होती है। और कुछ बताऊं? फोर्स की यूनिट हमारी, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? कभी बोलो नहीं बताया सर ने, न्यूटन होती है। फोर्स की जो हमारी सीजीएस यूनिट है वो डायन होती है, जिसको मैं डायन बोलता हूं भाई साहब, है ना। और एक न्यूटन में कितनी डायन होती है? तो एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होती है भाई, ठीक है, ये मैंने बताया। तो फिलहाल पहला लॉ क्या था? इनर्शिया, उसके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट भी करा दिए। सेकेंड लॉ हमारा फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। थर्ड लॉ हमारा क्या है? वो एक्शन और रिएक्शन, ऑपोजिट पेयर वाला, ठीक है। तो इसी टाइप की भाई देखो, फिजिक्स बड़ा ही आसान सब्जेक्ट तुम्हें लगेगा जिस दिन तुम फिजिक्स को इस तरह से पढ़ना तुमने शुरू कर दिया जिस तरह से मैंने पढ़ाया है ना। फील लेके पढ़ो, समझने की कोशिश करो, इसके मजे लो,
अगर तुमने फिजिक्स के मजे नहीं लिए ना तो ये तुम्हारे मजे लेना शुरू कर देगी और उसमें बहुत ज्यादा टाइम उसको नहीं लगेगा। तो तुम फिजिक्स के मजे ले लेके पढ़ो तो तुम्हें फिजिक्स पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगी और ये तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अगर आज की क्लास के तुम्हारे डाउट अगर रहे हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो भी मैंने बातें बताई, कोई भी तुम्हारे दिमाग में उन बातों को सुन के कोई भी डाउट अगर आया हो तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं जरूर उस पर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों इस तरह से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वेट करो इसी टाइप से मैं एक और नेक्स्ट ब्रिज सेशन के साथ तुम्हारे साथ हाजिर होता हूं, है ना। और ये सफर हमारा अभी 2 साल का लंबा सफर है, तो ये हमारी बॉन्डिंग अच्छी से बनती रहनी चाहिए। तो भाई उसके लिए सेशन को जरा लाइक वाइक भी कर देना, और कमेंट करोगे तो तुम नए बच्चे होगे ज्यादातर, तो मुझे बच्चों के नाम याद नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम कमेंट करोगे तो मुझे नाम भी ज्यादातर बच्चों के याद हो जाएंगे। ठीक है, चैनल पर सब्सक्राइब रहो ताकि आगे आने वाले जितने भी मेरी सेशंस हैं वो तुम तक पहुंच पाए। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन? मैंने काफी देखो तुम्हारे लिए मेहनत करी है ना, तो तुम्हें दिख भी रहा होगा। तो कैसा रहा सेशन को ओवरव्यू जरूर देके जाइएगा, और मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए ऐसे अड़े रहो, अच्छे से समझते रहो चीजों को, हार नहीं माननी है। ठीक है, तुम्हें हराने वाले तुमसे हार जाए लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। वो मोटिवेशन जो मैंने शुरुआत में दिया है ये लंबा चलेगा बच्चों, 2 साल तक तुम्हें इसको लेके चलना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।